हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीएससी एनआईएस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th एनआईएस इंग्लिश के सॉल्व क्वेश्चन पेपर को। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको इस वीडियो में सॉल्व मिलेगा प्लस एक्सप्लेनेशन। तो डिटेल में जानेंगे क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को, प्लस वीडियो को लास्ट तक देखें बिना स्किप करें, क्योंकि लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बताने वाली हूँ जो कि मल्टीपल टाइम रिपीटेड हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शुरू से लेकर एंड तक आपको कहीं भी कोई भी टॉपिक मिस नहीं करना, क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपर किस तरीके से बनता है, सिलेबस क्या है, पेपर का पैटर्न क्या है, विद सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपके पास ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचती रहें, और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, आई होप आप सभी तैयार होंगे अपने क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। तो हम यहाँ पर आपके क्वेश्चन पेपर को सेक्शन वाइज डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं बच्चों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट और यूजफुल वीडियोस के लिंक है। अगर आपको इंग्लिश के चैप्टर्स क्लियर करने हैं तो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और लाइन बाय लाइन अगर आप चैप्टर की एक्सप्लेनेशन पढ़ना चाहें अपने इंग्लिश की, तो उसके लिए मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है लैट, दैट मीन्स लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। उसको भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और वहाँ से आप अपनी इंग्लिश की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। अगर ये पूरी पीडीएफ, पूरा सोल्यूशन की पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ से आपको ऑल सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ पीपीटी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। इसके अलावा हमारा ऐप भी है, ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन, इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस भी मिलती हैं, सॉल्व असाइनमेंट, सॉल्व प्रैक्टिकल। तो ये सारी चीज़ें ऐप पर अवेलेबल हैं। ऐप का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए, सबसे पहले डिस्कस करेंगे आपका सेक्शन ए, विच इज़ योर रीडिंग सेक्शन, जो कि कैरी करता है 15 मार्क्स। तो टोटल 15 मार्क्स का होता है आपका रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में आपके रीड करने की स्किल्स को देखा जाता है, मतलब आप कितना अच्छे से रीड कर पाते हैं। अगर मैं बात करूं इसके क्वेश्चंस की, तो इसमें टोटल 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और दोनों ही आपके पैसेजेस होते हैं। ठीक है, तो पहला आपका एक पैसेज पूछा जाएगा एग्जाम में बिल्कुल इसी तरीके से, जो कि 8 मार्क्स का होगा, और दूसरा आपका एक और पैसेज पूछा जाएगा जो कि 7 मार्क्स का होगा। चलिए, इन दोनों पैसेजेस को देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपको हर एक सेक्शन के बाद प्रैक्टिस के लिए भी यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो देखो, पैसेज आपका जस्ट इसी तरीके का आता है, जो लैंग्वेज होती है वो इसी तरीके की यूज़ होती है, जो लेवल होता है हार्ड होने का या फिर जो है ईजी होने का, वो इसी तरीके का पैसेज इतनी ही वर्ड लिमिट में एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो ये आपका पैसेज है, आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है और फिर इसके जो कुछ क्वेश्चन हैं उनको आपको आंसर करना है। बेसिकली पैसेज में क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना होता। पैसेज में आपको एक फटाफट नज़र घुमानी होती है पूरे पैसेज में, और अपने क्वेश्चन के आंसर्स आपको ढूंढने होते हैं। स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको ऊपर के पैरा में ही मिल जाते हैं। मतलब मान लो पहला क्वेश्चन है आपको पहले ही पैरा में मिल जाएगा, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे आके मिलेगा, ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल का पैसेज आपका नहीं होता। जैसे कि आप इस पैसेज को पढ़कर देखिए, अ ग्रीन हाउस इज अ कवर्ड एंड एनक्लोज्ड एरिया विद प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड लेवल ऑफ हीट, लाइट एंड ह्यूमिडिटी फॉर प्लांट्स टू ग्रो इन इट. Sometimes crops can be grown throughout the year in a greenhouse in spite of seasonal changes outside. तो बेसिकली ये जो पूरा का पूरा पैराग्राफ है वो ग्रीन हाउस के बारे में है, एटमॉस्फेयर के बारे में है। ठीक है, इसमें आप यही चीज़ें पढ़ेंगे, मतलब किसी पर्सन के बारे में नहीं है, ये एक अलग ही टाइप का हमारा ये पैसेज है, अनसीन पैसेज। अब मान लो हमारे जो इसके क्वेश्चन हैं, आपका जो है ये रहा, यहाँ पर ये पैसेज खत्म हो गया, यहाँ तक ये पैसेज फिनिश है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं इस पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, जैसे कि मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस। तो नॉर्मली मल्टीपल टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आप इजीली स्कोर कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर जस्ट आपको टिक करना होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज, चूज द बेस्ट ऑप्शंस वेरेवर गिवन। यानी आपको इन क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं अंडरस्टैंड करिए, इस पैसेज को समझिए, और उसके बेस पर यहाँ पर आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। वाई इज इट पॉसिबल टू ग्रो प्लांट्स इन अ ग्रीन हाउस इन स्पाइट ऑफ सीजनल चेंजेस आउटसाइड? ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं। तो ये पॉसिबल क्यों है प्लांट्स को ग्रीन हाउस में ग्रो करना इन स्पाइट ऑफ, हालांकि जो है ग्रीन हाउस में सीजनल चेंजेस होते हैं, मतलब बाहर जो है आउटसाइड वो सीजनल चेंजेस होते हैं। तो 4 ऑप्शंस हैं, जैसे कि पहला है देयर इज अ कंट्रोल्ड ग्रोइंग कंडीशन इन ग्रीन हाउस। सेकेंड है आपका यानी बी है, अ ग्रीन हाउस डज नॉट अलाउ सनलाइट टू एंटर इट। थर्ड है आपका ग्रीन हाउस प्रोटेक्ट्स प्लांट्स फ्रॉम इंसेक्ट्स, और फोर्थ है अ ग्रीन हाउस कीप्स द प्लांट्स ग्रीन।
तो जब हमने पैसेज पढ़ा था तो आप देख सकते हैं कि पैसेज हमारा कह रहा था कि ये जो कंडीशंस होती हैं, आप देख सकते हैं कंट्रोल ग्रोइंग कंडीशन इन अ ग्रीन हाउस, यानी जो ग्रीन हाउस के अंदर कंडीशंस होती हैं वो कंट्रोल्ड होती हैं, ग्रोइंग कंडीशन कंट्रोल्ड होती हैं। तो इसी वजह से ये वाला ऑप्शन हमारा जो है वो सही था। ये रहा यहाँ पर इसका आंसर, आप लोग देख सकते हैं, इन अ ग्रीन हाउस इन स्पाइट ऑफ सीजनल चेंजेस आउटसाइड, यानी यहाँ पर ईजी होता है इसको ग्रो करना। सेकेंड क्वेश्चन अगर हम देखें, व्हेन आर द ट्रांस प्लांट ग्रीन हाउस, यानी आप देख सकते हैं इसके चार ऑप्शन, इन समर, इन लेट विंटर, थ्रू आउट द ईयर या फिर इन अर्ली समर। तो आप देख सकते हैं ट्रांसप्लांट्स ग्रीन हाउस कब होता है, तो आप देख सकते हैं ये रहा इसका जो आंसर है वो है इन अर्ली समर, यानी जब आपकी समर शुरू होती है, मतलब समर की स्टार्टिंग में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है द फ्रेंच बोटेनिस्ट ग्रीव टॉपिकल मेडिसिनल प्लांट्स, तो ये आपका ऑप्शन है इन अ ग्रीन हाउस। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है आपका, पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स सिमिलर टू, यानी आपको पूरे पैसेज में से कुछ ऐसे वर्ड पिक करना है, एक ऐसा वर्ड पिक करना है जिसका मतलब सेम ही है। देखो सिमिलर का मतलब होता है कि आपको सिनोनियम ढूंढना है। सिनोनियम का मतलब जैसे कि एक वर्ड दे दिया आपको हिंदी में, मान लो जल है, तो आपको पूछ लिया गया कि पैसेज के अंदर कोई ऐसा वर्ड होगा जिसका सिमिलर जल है, मान लो हो सकता है पैसेज के अंदर पानी वर्ड इस्तेमाल हो रहा हो, तो उसमें आपको सिमिलर वर्ड ढूंढना होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, देयर इज कंट्रोल्ड ग्रोइंग कंडीशन इन अ ग्रीन हाउस। और हमने ये देखा है। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, व्हेन आर द ट्रांस प्लांट्स ग्रीन हाउस, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है इन अर्ली समर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फ्रेंच बोस्टेड, अच्छा ये क्वेश्चन हम लोगों ने जो है देख लिए थे, अभी हमें सिमिलर वर्ड देखना था, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कि आपको पैसेज से एक ऐसा वर्ड पिक करना है जो कि सिमिलर हो। तो आप देख सकते हैं ये रहा, आइडिया और नॉट ट्रांसपेरेंट। तो पैसेज के अंदर ये दोनों वर्ड का सेम वर्ड आपको मिल जाएंगे, ठीक है, इन दोनों वर्ड के सेम वर्ड। तो आंसर आपके ये रहे, और ये जो आंसर्स है ना ये हमने पैसेज के अंदर से ही ढूंढे हैं, ठीक है, यानी ये कॉन्सेप्ट और आर्टिफिशियली वर्ड दोनों के दोनों वर्ड पैसेज के अंदर यूज हुए हैं, और ये इन दोनों वर्ड के सिनोनियम है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर दी डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन एन ओपन लैंड। देखो अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, 4 क्वेश्चन आप लोगों के वो एमसीक्यू पूछे गए हैं। यहाँ तक आपके एमसीक्यू क्वेश्चन थे इस पैसेज को पढ़ने के बाद। अब इसी पैसेज में से आपके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनका आंसर आपको इस तरीके से देना है, जैसे कि व्हाट आर दी डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन एन ओपन लैंड, यानी प्लांट्स को ग्रो करना किसी भी खुली जगह पर, उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, उसके क्या नुकसान हैं। तो इस पैसेज के पढ़ने के बेस पर आपको इसका आंसर करना है। आप देख सकते हैं पहला आंसर तो यह है कि एक्स्ट्रा वाटर हार्म्स द प्लांट्स कम्स थ्रू रेन, यानी जो बारिश की वजह से एक्स्ट्रा पानी आ जाता है उसकी वजह से प्लांट्स हार्म्स हो सकते हैं, नुकसान हो सकता है पौधों को। दूसरा है वी कैन नॉट सेव प्लांट्स फ्रॉम एनिमल्स, यानी हम जानवरों को जो है मतलब हम जानवरों से प्लांट्स को नहीं बचा पाते, जानवर क्या करते हैं, प्लांट्स को खा लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, व्हाट 2 फैक्टर्स मेक द ऑपरेशन ऑफ ग्रीन हाउस कंसिडरेबल एक्सपेंसिव, यानी ऐसे कौन से 2 फैक्टर हैं जो ऑपरेशन ऑफ ग्रीन हाउस को जो है एक्सपेंसिव करते हैं। तो आंसर आप देख सकते हैं, हीटिंग एंड वेंटिलेशन आर 2 मेन एक्टिविटीज़ इन अ सक्सेसफुल ग्रीन हाउस। एंड सेकेंड है कि देयर हैज़ टू बी रेगुलर सप्लाई ऑफ फ्रेश एयर फॉर प्लांट रेस्पिरेशन। चलिए अब देखो ये जो पैसेज था आपका, ये आपका जो है पूछा गया था एक पैसेज, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पहला पैसेज आपका 8 नंबर का पूछा जाएगा और फिर दूसरा पैसेज आपका 7 नंबर का आएगा। तो पहला पैसेज इसी तरीके का आएगा। इसके बाद आपकी जो है सेकंड पैसेज है, ये रहा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। द वैली ऑफ फ्लावर्स इज हिमालय मिडो इन उत्तरांचल एट इन एटीट्यूड ऑफ 3000 मीटर्स अबव द सी लेवल, being enclosed by snowy mountains and not being easily accessible, the place had remained unknown to mankind for centuries। तो बेसिकली यहाँ पर हिमालय के बारे में है, हिमालय जो पहाड़ हैं उनके बारे में है। वैली ऑफ फ्लावर्स किसको कहा जाता है ये बताया गया है, और इस वैली के बारे में कि ये कहाँ से कितनी दूर है, और इसकी हाइट के बारे में, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो बेसिकली जब आप इस पैसेज को, मतलब इस तरीके का कोई भी पैसेज आता है उसको आपको एक सरसरी निगाहों से पढ़ना है एंड डायरेक्टली आपको क्या करना है, उसके क्वेश्चंस की ओर मूव ऑन करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रहा, स्टार्टिंग में ये सेकंड पैसेज है, इसमें भी आपसे एमसीक्यू क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे, उसके बाद आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो देख सकते हैं आप ये रहा,
पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड द वैल्यू ऑफ फ्लावर्स रिमेन अननोन टू मैनकाइंड, यानी जो वैल्यू ऑफ फ्लावर्स है वो इंसानों के लिए अननोन क्यों थी, इंसान उसको क्यों नहीं जान पाए थे जब तक। तो देखो इसके चार ऑप्शन है। इट इज़ अ हाइट ऑफ 3000 मीटर्स, सेकेंड है आपका इट इज़ सराउंडेड बाय माउंटेन्स, थर्ड है आपका इट इज़ ऑन द हिमालयास, और फोर्थ है नन हैड विजिटेड बिफोर फ्रैंक एस स्मिथ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ये है कि इट इज़ सराउंडेड बाय माउंटेन्स, यानी इसको माउंटेन्स ने घेरा हुआ था, इसलिए लोगों को इसका पता नहीं था वैली ऑफ फ्लावर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ डिड इट गेट द नेम वैली ऑफ फ्लावर्स, यानी इसका नाम वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की घाटी, इसका नाम कैसे पड़ा। तो चार ऑप्शन है अ वाइड वेराइटी ऑफ फ्लावर्स ग्रो देयर, सेकेंड है इट इज़ एनक्लोज्ड बाय माउंटेन्स, थर्ड है फ्रैंक एस स्मिथ नेम्ड इट अ वैली ऑफ फ्लावर्स, और फोर्थ है इट इज़ अ फ्लावरिंग मीडो। तो देखो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है अ वाइड वेराइटी ऑफ फ्लावर्स ग्रो देयर, यानी बहुत अलग अलग प्रकार के फूलों की जो वैराइटीज़ हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं, ग्रो होती हैं, इसलिए इसका नाम वैली ऑफ फ्लावर्स पड़ा। तो ये क्वेश्चंस आपके इस पैसेज के पढ़ने के बेस्ड पर ही पूछे जाएंगे, तो आपको फटाफट से पैसेज को पढ़ना होगा, इसी टाइप की पैसेज को। फिर वही आपका एक क्वेश्चन आपका दे दिया जो है फाइंड द वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स सरप्राइज्ड, यानी पैसेज में से एक ऐसा वर्ड फाइंड करिए, ऐसा वर्ड ढूंढिए जिसका मतलब होता है सरप्राइज्ड होना। ठीक है, तो इस पैसेज के अंदर हमारा एक अट्रैक्टिव वर्ड यूज हुआ है जिसका मतलब सरप्राइज्ड ही होता है। अगला क्वेश्चन है ऑन 14/7/2005 द वैली ऑफ फ्लावर्स वॉज डिक्लेयर्ड एज, यानी 14 जुलाई को 2005 को वैली ऑफ फ्लावर्स को जो है क्या डिक्लेयर कर दिया गया था, अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये भी आपका पैसेज के अंदर से ही क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं हाउ डिड द पीपल कम टू नो अबाउट द वैली ऑफ फ्लावर्स, यानी लोगों को वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में कैसे पता चला। तो देखिए ये रहा, यहाँ से आपको जो है इसका भी आंसर मिल जाएगा। ये रहा इसका आंसर। इन 1931 Frank S. Smith, a British mountaineer, lost his way while returning from an expedition to Mt. Kamet, came across this valley which was full of flowers in full bloom. तो ये उनके द्वारा जब जो है ढूंढी गई थी, वो रास्ता भूल गए थे और तब वो फ्लावर्स ऑफ वैली के तरफ जो है वैली ऑफ फ्लावर्स की तरफ बढ़ गए थे। ठीक है, अगला है आपका हाउ हैज़ द वैली ऑफ फ्लावर्स रिमेन्ड अनस्पॉइल्ड, यानी जो ये वैली ऑफ फ्लावर्स है वो अभी तक अनस्पॉइल्ड क्यों हैं। तो द वैली हैज़ रिमेन्ड अनस्पॉइल्ड बिकॉज नो सेटलमेंट इन परमिटेड इन द वैली, इवन कैटल गेजिंग इन द एरिया हैज़ बीन बैंड सिंस 1983 से बैन कर दिया गया है वहाँ पर कैटल यानी पशुओं को भी। ठीक है, चलिए अब ये देखो इस तरीके के दो पैसेज आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे विच विल बी अनसीन पैसेजेस, तो दोनों ही अनसीन पैसेज होंगे, किसी भी टॉपिक पर ये पूछे जा सकते हैं। आपको क्वेश्चंस इसी तरीके से जो है पूछे जाएंगे और आपको आंसर ऐसे ही अटेम्प्ट करने हैं उनके। क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, मतलब इनकी प्रैक्टिस करके देखनी है, और प्रैक्टिस करके देखेंगे तो आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कैसे आप कर पाएंगे। जैसे कि देखो ये रहा पहला पैसेज, बर्ड वॉचिंग और बर्डिंग इज ऑब्जर्वेशन ऑफ बर्ड्स, फॉर मोस्ट पीपल इट इज़ रिक्रिएशन वाइल फॉर अ फ्यू इट इज़ अ साइंटिफिक एक्टिविटी। तो ये बर्ड्स के बारे में है बेसिकली, इसको आप पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं यहाँ पर जिनका आपको प्रैक्टिस करनी है। विद आंसर्स मैंने आपको दिए हैं ताकि आप बाद में मैच भी कर सको कि क्या हमारा राइट आंसर है या नहीं। ठीक है, तो ये रहा पहला पैसेज। नाउ लेट्स सी द सेकंड पैसेज भी आप देख सकते हैं। पैसेज बेसिकली जो आते हैं वो किसी पर्टिकुलर जो है पर्सन के बारे में कम ही आते हैं, आपके साइंटिफिक पैसेजेस हो सकते हैं या फिर किसी टॉपिक के ऊपर हो सकते हैं पैसेजेस, इसी तरीके के पैसेज आपसे पूछे जाते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके ये रहे जिनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अभी बढ़ लेते हैं सेक्शन बी की तरफ। तो सेक्शन बी है आपका राइटिंग स्किल्स, यानी राइटिंग का सेक्शन। इसमें आपकी राइटिंग स्किल्स देखी जाती है, मतलब आप कितना अच्छा लिख पाते हो वो चीज़ आपकी देखी जाती है। राइटिंग स्किल्स आप लोग की टोटल 25 मार्क्स की आएगी। तो राइटिंग स्किल्स के अंदर बेसिकली आपसे 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि विद मार्किंग स्कीम आपके सामने है। पहला क्वेश्चन आपका टेलीफोन कॉन्वर्सेशन का है। तो टेलीफोन कॉन्वर्सेशन दी जाएगी जिसको पढ़ के आपको एक मैसेज लिखने को कहा जाएगा जो कि आपका 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसके बाद आपका एक रिपोर्ट राइटिंग दिया जाएगा। रिपोर्ट राइटिंग टोटल आपका 7 मार्क्स का होगा। इसके बाद एक लेटर राइटिंग होगा आपका जो कि 7 मार्क्स का होगा। एंड पैराग्राफ राइटिंग वो अगेन आपका 7 मार्क्स का होगा। चलिए एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं विद आंसर्स एंड विद एक्सप्लेनेशन।
सो देखो पहला जो क्वेश्चन है आपका इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा, रीड द फॉलोइंग कॉन्वर्सेशन गिवन बिलो। तो यहाँ पर दो लोगों की कॉन्वर्सेशन दी गई है, जैसे कि कॉलर है, किसी ने फ़ोन किया और सामने से जिसने कॉल को रिसीव किया। कॉलर ने कॉल किया, कुड आई टॉक टू मिस्टर भार्गव, आई एम आर एन वर्मा फ्रॉम न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर। तो देखो कॉलर ने कहा कि क्या मैं मिस्टर भार्गव से बात कर सकता हूँ, मैं हूँ आर एन वर्मा और मैं बोल रहा हूँ न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर से। तो देखो फ़ोन किसने पिक किया, यहाँ पर आप समझ लीजिए फ़ोन पिक किया है रोहित ने। रोहित ने कॉल को पिक किया और कहा कि सॉरी ही इज़ आउट ऑफ विद द गेस्ट्स, यानी सॉरी वो बाहर गए हुए हैं मेहमानों के साथ। आई एम हिज सन रोहित, और मैं उनका बेटा हूँ रोहित। बात किससे करनी थी उनको, मिस्टर भार्गव से बात करनी थी। किसको, आर एन वर्मा को। तो कॉलर कौन हुए यहाँ पर, आर एन वर्मा। बात करनी थी उनको मिस्टर भार्गव से, लेकिन मिस्टर भार्गव तो घर पर नहीं है, रोहित ने कॉल पिक किया है और रोहित ने बताया कि मैं हूँ उनका बेटा और वो बाहर गए हुए हैं। ठीक है, फिर रोहित ने कहा, रोहित योर फादर हैड टू अटेंड अ मीटिंग एट चेन्नई, द मीटिंग हैज़ बीन पोस्टपोन्ड, प्लीज़ इन्फॉर्म हिम अबाउट द चेंज टू सो दैट ही कैन कैंसिल हिज फ्लाइट। कि रोहित तुम्हारे जो फादर हैं उनको एक मीटिंग अटेंड करनी थी चेन्नई में, लेकिन उस मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया है, तो तुम उनको इन्फॉर्म कर देना कि भाई जो है चेंजेस कर लें अपने शेड्यूल में और अपनी फ़्लाइट को कैंसिल कर दें। ठीक है, रोहित ने कहा कि ठीक है भाई, आई विल डू दी नीडफुल मिस्टर वर्मा। अब देखो यहाँ पर ये दो लोगों की हो गई कॉन्वर्सेशन। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू होता है, यू आर रोहित, कि मान लो आप रोहित हो, एंड यू विल नॉट बी एट होम व्हेन योर फादर रिटर्न्स। जब तुम्हारे पापा घर पर वापस आएंगे, मिस्टर भार्गव वापस आएंगे, तो आप उस टाइम घर पर नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है, उनको ये बात बताने के लिए एक मैसेज लिख करके छोड़ना है टेबल पर। ठीक है, तो मैसेज राइटिंग, इस कॉन्वर्सेशन के बेस्ड पर आपसे एक मैसेज राइटिंग करने को कहा जाएगा। ये रहा इसका पूरा फॉर्मेट, यही है, और इतनी ही वर्ड लिमिट में लिखना है आपको, 4 मार्क्स मिल जाएंगे। आंसर आप करोगे, सबसे पहले ऊपर आप हेडिंग डालोगे मैसेज की, उसके बाद आंसर लिख के आप लिखोगे डेट, यानी किस डेट में आप ये मैसेज राइटिंग कर रहे हैं। अब देखो बहुत सारे बच्चे फिर कमेंट करके पूछेंगे मैम यहाँ पर कौन सी डेट डालनी है। सो जौन सी डेट में आप एग्जाम दे रहे हो आप वो डेट भी डाल सकते हो, और डेट डालने का फॉर्मेट आपका यही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप इधर राइट साइड पे लिखोगे टाइम, यानी किस टाइम पर आप मैसेज लिख रहे हो। तो यहाँ पर आप जो है दिन का कोई भी टाइम लिख दीजिए। ठीक है, रात का भी लिख सकते हैं वैसे, मगर दिन का लिख दो तो ज़्यादा ठीक है। उसके बाद आप मैसेज लिख किसको रहे हो, रेस्पेक्टेड फादर, यानी अपने फादर के लिए आप मैसेज लिख रहे हो। अब यहाँ पर मेन कंटेंट आपका शुरू हो जाता है कि मैसेज में आपको लिखना क्या है। अब ये हम कहाँ से लिखें, ज़्यादा आप परेशान ना हो, इसके लिए आपको जस्ट क्या करना है, इस वाली कॉन्वर्सेशन पर आना है। जो कॉलर ने बात बताई थी ना कि तुम्हारे फादर को मीटिंग को अटेंड करना है चेन्नई में, तो उनको ये बता देना। तो इसी लाइन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको लिखना है यहाँ पर अपने मेन कंटेंट में, तो आपका मैसेज राइटिंग हो जाएगा कंप्लीट। कि फादर के पापा या जो भी आप लिखना चाहेंगे कि भाई देखो आर एन वर्मा ने कॉल अप किया था, जो मीटिंग आपको अटेंड करनी थी चेन्नई में उसको पोस्टपोन कर दिया गया है, तो आप अपनी फ़्लाइट कैंसिल कर सकते हैं, न्यू डेट्स आपको बता दी जाएंगी। तो इस तरीके से आपको ये मैसेज लिखना है, जो कि 4 मार्क्स का आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। इसी तरीके से आप लिख कर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में आपसे लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया जाएगा इस तरीके से, तो आप कुछ लाइंस जो है क्वेश्चन की ही आंसर में इस्तेमाल कर सकते हो, थोड़ा सा उनको मॉडिफाई करके। जैसे कि आप इनको पढ़िए किस टॉपिक पर आपको रिपोर्ट दी गई है। ये पूरी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। देखो, यू हैड गॉन टू अ बैंक फॉर गेटिंग अ बैंक ड्राफ्ट मेड इन ऑर्डर टू डिपॉजिट द एग्जाम फी. It was a busy day at all counters. Suddenly 3 young robbers entered the bank building and started firing. आप बैंक गए थे, आपको एक बैंक ड्राफ्ट बनाना था क्योंकि आपको अपनी एग्जाम फीस डिपॉजिट करनी थी। ये एक बिजी दिन था, सभी काउंटर्स पर सडनली आपने देखा कि 3 यंग रॉबर्स वहाँ पर आए, बैंक बिल्डिंग में वो एंटर हुए और उन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। द रॉबर्स ransacked the cash boxes at the counters. They were about to leave when 2 young men appeared from nowhere and caught hold of them. तो रॉबर्स जो है उन्होंने कैश बॉक्सेस पर अटैक किया, वो लोग वहाँ से भागने ही वाले थे, तभी 2 यंग मैन वहाँ पर आ गए और उन्होंने उनको पकड़ लिया, उन रॉबर्स को यानी डकैतों को पकड़ लिया। दिस अनकरेज दी अदर कस्टमर्स टू एक्ट। तो और इस चीज़ को देख के बाकी जो लोग खड़े थे ना वो भी एकदम इनकरेज हो गए, तो सबने फिर अटैक कर दिया किस पर, रॉबर्स पर। तो देखो ये पूरी एक सिचुएशन सी दी है, आपसे अब कहा गया है राइट अ रिपोर्ट अबाउट दिस इंसिडेंट इन अबाउट 100 वर्ड्स फॉर पब्लिकेशन इन द लोकल न्यूज़पेपर। यानी आपको एक रिपोर्ट लिखनी है इस पूरे इंसिडेंट की, इस पूरी घटना की 100 वर्ड्स में लिखनी है कम से कम, और वो रिपोर्ट आप
की जो है पब्लिक होगी लोकल न्यूज़पेपर में, आप ये समझ लो। तो अब देखो फॉर्मेट आपको किस तरीके से यूज़ करना है। जब आप आंसर लिखेंगी तो आप सबसे पहले प्लेस लिखिए, यानी किस जगह की ये घटना है। उसके बाद नीचे आपको डेट लिखनी है, डेट इसी फॉर्मेट में आपको लिखनी है। और उसके बाद आपका जो है कंटेंट यहाँ से शुरू हो जाता है। अब देखो आपसे कहा गया है कि आपको एक रिपोर्ट लिखनी है, तो आई यानी सब्जेक्ट आपका आई, यानी आप खुद हुए। तो देखो इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पर है ना, यू हैड गॉन टू अ बैंक फॉर गेटिंग अ बैंक ड्राफ्ट, आप लिख सकते हो यू की जगह आई हैड गॉन टू द लोकल ब्रांच ऑफ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यस्टरडे। इस तरीके से आप अपनी रिपोर्ट लिखनी शुरू करेंगे और थोड़ा सा तो पहले वो पूरा इंसिडेंट आप बताएंगे कि भाई वहाँ पर देखो क्या क्या हुआ, ये है वो है। फिर बीच में आपको छोटे छोटे से सेंटेंसेस यूज़ करके अपनी बात को और बड़ा करके लिखना है। नियर अबाउट 100 वर्ड्स आपको ये कंप्लीट करनी है। 2 से 3 पैराग्राफ में आप इसको लिख सकते हैं, जैसे कि पहला पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक, फिर दूसरा पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक हो गया। ठीक है। अगर आपके सेंटेंसेस क्लियर नहीं है, क्योंकि देखो आप जब रिपोर्ट लिखते हो, लेटर लिखते हो, मैसेज लिखते हो, कुछ भी करते हो, सो यू नीड सेंटेंसेस, सेंटेंस, मोडाल्स, एक्टिव पैसिव, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए, तब आप और अच्छे से लिख पाओगे। सो आपको मेरे लर्न इंग्लिश चैनल पर सेंटेंसेस, मोडाल्स, ये सारी चीज़ों की वीडियोस मिल जाएंगी, आप सीख सकते हैं एंड इस तरीके से इंग्लिश को आप समझ पाएंगे। तो ये हो गई हमारी जो है रिपोर्ट राइटिंग, जो इसी तरीके से एक क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाएगा और आपको आंसर करना है। नाउ लेट्स सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका एक लेटर रिलेटेड होगा। ज़्यादातर आपका लेटर जो है वो फॉर्मल आता है। ठीक है। इनफॉर्मल लेटर्स कम आते हैं एग्जाम में, आ भी जाते हैं वैसे तो, लेकिन ज़्यादातर जो आते हैं वो फॉर्मल लेटर आते हैं। लाइक किसी अधिकारी को लेटर लिखना है ना, किसी एडिटर को लेटर लिखना, और उसमें भी ज़्यादातर लेटर टू एडिटर इंपॉर्टेंट माना जाता है। आपका लेटर टू एडिटर ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, और आपके लिए ये फ़ायदा होता है कि आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं क्वेश्चन के अंदर ही, कि इन पॉइंट्स को भी कवर करना है आपको अपने लेटर में। तो आपको एक अच्छा खासा हिंट मिल जाता है कि भाई हाँ, क्या क्या चीज़ें लिखें हम लेटर में। जैसे कि आप देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये जो है लेटर, वो लेटर टू एडिटर है। लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट मैंने करवाया हुआ है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको कुछ लाइंस बस रटनी है, याद करनी है, और आपका लेटर टू एडिटर किसी भी टॉपिक पर हो आप इजीली लिख पाओगे। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, लेटर टू एडिटर आप अच्छे से समझ पाएंगे। अब पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर टू कन्वे योर कंसर्न ओवर द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ वाटर पोल्यूशन इन योर एरिया। एक लेटर लिखो एडिटर को, लोकल न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखना है, और उसमें आपको बताना है कि आपके एरिया में वाटर पोल्यूशन का लेवल जो है वो बढ़ रहा है, पानी प्रदूषित हो रहा है। और योर लेटर शुड कवर द फॉलोइंग पॉइंट्स। आपके लेटर में ये जो कुछ पॉइंट्स हैं ये कवर होने चाहिए, जैसे कि प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय द रेजिडेंट्स ड्यू टू लैक ऑफ क्लीन वाटर, यानी क्लीन वाटर की वजह से, क्लीन वाटर की कमी की वजह से जो रेजिडेंट्स हैं, जो वहाँ के निवासी हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। वेज एंड मीन्स टू इम्प्रूव द सिचुएशन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, यानी इस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या सुझाव दे सकते हैं, शॉर्ट टर्म के सुझाव, लॉन्ग टर्म के सुझाव। नेक्स्ट है प्रपोज्ड एक्शन ऑफ द लोकल रेजिडेंट्स ऑफ इमीडिएट सोल्यूशन। ठीक है। आपको लोकल रेजिडेंट्स के लिए एक प्रपोज्ड एक्शन बताने हैं इमीडिएट सॉल्यूशन के लिए। आपका नाम यहाँ पर दे दिया गया है, यू आर श्रेया या फिर नारायण। तो देखो बेसिकली जो आपका लेटर दिया जाता है उसमें आपको कोई ना कोई नेम भी गिवन दे देते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों नेम आपको मिलेंगे, आप जो है अपने अकॉर्डिंग इनको लिख सकते हैं। लेटर टू एडिटर के फॉर्मेट की बात कर लें तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी और अच्छे से समझ पाएंगे। बाकी मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ। फर्स्टली आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है सेंडर एड्रेस लिखना है। सेंडर एड्रेस मतलब इस लेटर को सेंड कौन कर रहा है, तो सेंडर हो आप। तो आप यहाँ पर अगर आपके क्वेश्चन में कोई एड्रेस गिवन है तो उसको लिखोगे, अगर एड्रेस गिवन नहीं है तो आप यहाँ पर कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। देन उसके बाद आपको स्पेस छोड़ना है एक लाइन का, और उसके बाद आपको डेट यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर अगली लाइन में लिखना है रिसीवर एड्रेस। रिसीवर कौन है आपका, रिसीव कौन करेगा आपके लेटर को, एडिटर रिसीव करेगा, तो द एडिटर। उसके बाद उसके न्यूज़पेपर का नाम, जैसे कि यहाँ पर है द हिंदुस्तान टाइम्स और न्यू दिल्ली। इसके बाद आप लिखेंगे अपना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब किस विषय पर आपको लेटर लिखना है। विषय आपको दे दिया गया था, विषय ये रहा क्वेश्चन में, इंक्रीजिंग लेवल ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो बस जी इतना ही लिख दो, 3-4 वर्ड्स का आपका ये हो जाएगा, इंक्रीजिंग लेवल ऑफ वाटर पोल्यूशन।
उसके बाद आपका मेन कंटेंट शुरू होता है। यहाँ से आप देखिए और पूरा फॉर्मेट समझ लेंगे जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के थ्रू, तो और अच्छे से इसको कर पाएंगे। Through the column of your esteemed daily, I want to highlight my concern over the increasing level of water pollution in our area। कि आपके फेमस न्यूज़पेपर की कॉलम के थ्रू मैं कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हाईलाइट करना चाहता हूँ। जैसे कि हमारा जो एरिया है वहाँ पर वाटर पोल्यूशन की जो समस्या है वो बढ़ रही है। पोल्यूशन हैज़ बिकम अ मॉडर्न मैन मेड प्रॉब्लम। और ये जो पोल्यूशन है ना वो आजकल मॉडर्न इंसानों द्वारा निर्मित परेशानी है, सभी फेस करते हैं इसको। ऑलमोस्ट ऑल द पीपल इन आवर लोकेलिटी आर फेसिंग इट। और हमारे एरिया में लगभग सभी लोग इसको फेस कर रहे हैं। वी आर गेटिंग द सप्लाई ऑफ टैप वाटर फॉर 2 hours इन द मॉर्निंग एंड 1 hour एट नाइट। और हम लोग को टैप से पानी मिल तो रहा है, टंकी का पानी मिल रहा है 2 घंटे तो जो है सुबह में और 1 घंटे रात में। द वाटर सप्लाई टू अस इज़ नॉट क्लीन। लेकिन जो पानी मिल रहा है वो क्लीन नहीं है। समटाइम्स डस्टी होता है पानी, और कभी मडी होता है, कभी डर्टी होता है। वाटर जो है उसमें से फॉल स्मेल भी आती है, गंदी सी बदबू आती है। इट इज़ लीस्ट पोर्टेबल, ठीक है। इट इज़ टेस्टलेस एंड सॉल्टिश। इसका टेस्ट भी बहुत ख़राब है और इसमें थोड़ा नमक का सा असर लगता है। तो आप काइंडली मतलब बड़ी उम्मीद है मुझे आपसे कि आप इस कंप्लेन को जल्द बोर्ड तक पहुंचाएंगे और जल्द ही हमें नीट क्लीन क्लियर एंड फ्रेश वाटर सप्लाई होगा हमारे जो है एरिया के लोगों को भी, कॉलोनी के लोगों को भी। द वाटर शुड बी टेस्टेड बिफोर इट इज़ सप्लाइड। और मुझे उम्मीद है कि इस बार पानी सप्लाई होने से पहले उसको टेस्ट किया जाएगा। डर्टी वाटर जो है वो क्रॉनिक और फैटल डिसीज़ फैला रहा है। गवर्नमेंट को जो है इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो है कुछ नियम बनाने चाहिए, पनिशमेंट भी दी जानी चाहिए उन ऑफिशियल्स को जो लोगों की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने लेटर में मेन कंटेंट पे ये सारी चीज़ें हाईलाइट कर सकते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जिस बारे में आप लेटर लिख रहे हो। लास्टली आप लिख दीजिए थैंकिंग यू योर्स फेथफुली और आपका नेम, जो भी आपका नेम है यहाँ पर गिवन। चलिए, आई होप आपको लेटर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से आपको लेटर दिया जाता है। टॉपिक डिफरेंट होता है, कुछ भी टॉपिक हो सकता है। इसके बाद ये 7 मार्क्स का होता है आप लोगों का जो लेटर होता है। इसके बाद एक क्वेश्चन आपको सिचुएशन राइटिंग के ऊपर दिया जाएगा जो अगेन आपका 7 मार्क्स का ही होगा, तो ये भी आपको 7 नंबर दिला देगा। अब सिचुएशन राइटिंग में आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। जिस टॉपिक के ऊपर आपको अच्छे से लिखना आता हो आप उसको सिलेक्ट करके उसके ऊपर लिख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं गिवन बिलो आर 3 सिचुएशंस, चूज एनी वन सिचुएशन एंड राइट अ पैराग्राफ ऑन इट इन अबाउट 100 वर्ड्स। नीचे 3 सिचुएशन दी गई हैं, आपको किसी एक को चूज़ करना है और लगभग 100 शब्दों में उसके ऊपर लिखना है। मान लो पहली सिचुएशन क्या है, देखो। You have shifted to a new locality. You find that your neighbors are not friendly to you. State what would you do to make them friendly. आप एक नई लोकेलिटी में शिफ्ट हुए हैं और आपने देखा कि जो आपके नेबर्स हैं वो फ्रेंडली नहीं हैं। आप क्या करोगे उनके साथ फ्रेंडली होने के लिए? पहली सिचुएशन। दूसरी यह है यू आर द ओनली चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स। डिस्क्राइब द प्लेजर एंड पेन्स ऑफ बीइंग द ओनली चाइल्ड इन द फैमिली। कि मान लो आप अपने घर में इकलौते बच्चे हो, तो आप खुश हो या दुखी हो, आपको फ़ायदा लगता है इस चीज़ का, नुकसान लगता है, तो आप लिखो इसके ऊपर। तीसरी है यू विजिटेड एन ओल्ड एज होम। राइट अ पैराग्राफ हाउ यू टुक केयर ऑफ द ओल्ड पर्सनस फॉर द होल डे। आप एक ओल्ड एज होम गए, एक पैराग्राफ लिखिए कि आपने पूरे दिन ओल्ड एज में जो है वहाँ के ओल्ड पीपल के साथ कैसे टाइम स्पेंड किया। चलिए, तो यहाँ पर आंसर्स तो देखो तीनों ही सिचुएशंस के लिखे हुए हैं, बट आपको क्या करना है एग्जाम में किसी एक को अटैम्प्ट करना है। अटैम्प्ट उसको करें जिसके बारे में आप ज़्यादा लिख पाएँ, ज़्यादा आपको नॉलेज हो, ठीक है। जैसे कि पहला आप देख सकते हैं आई हैव शिफ्टेड टू द लोकेलिटी ऑफ द अपर कास्ट्स। ठीक है, मैं शिफ्ट हुआ हूँ एक ऐसी लोकेलिटी में जो कि अपर कास्ट है और ये एक न्यू लोकेलिटी है मेरे लिए। मैंने देखा कि मेरे जो नेबर्स हैं वो मेरे साथ फ्रेंडली नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वो लोग मुझे लो कास्ट समझते हैं। वो मेरे फैमिली के मेंबर्स के साथ भी मिक्सअप नहीं हो पा रहे हैं और वो शायद हमसे एक नफ़रत भरी नज़र से हमें देखते हैं। वो हमारा दिया हुआ कुछ लेते नहीं हैं, ना खाते हैं, ना ही छूते हैं। इसके अलावा वो हमें पानी भी जो है हमारे गांव के कुएं से नहीं निकालने देते और वो कभी हमें इनवाइट भी नहीं करते अपने फंक्शंस में, ना ही हमारे कोई फंक्शन अटेंड करते हैं। हमें डिस्करेज करते हैं, अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए मना करते हैं। और जो लेडीज़ होती हैं नेबरहुड में वो कभी भी हमारे घर नहीं आती, ना ही हमारे घर की और लेडीज़ के साथ बातें करती हैं। तो मैं अप्रोच करूँगा एल्डरली पीपल को। आई वुड टेल दैम दैट आई एम हाई एजुकेटेड एंड वेल प्लेस्ड। मैं उनको बताऊँगा कि मैं हाईली एजुकेटेड हूँ और वेल प्लेस्ड हूँ, है ना, और मुझ में सारी क्वालिटीज़ हैं।
जेंटलमैन की, और उनको अश्योर करूँगा कि मैं एक जो है अच्छा नेबर बन के दिखाऊँगा। इन दिस वे आई शैल बी एबल टू मेक देम फ्रेंडली। इस तरीके से मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनके साथ फ्रेंडली हो जाऊँ। तो ये देखो आंसर का तरीका है, आप अपने हिसाब से भी इस आंसर को मॉडिफाई करके लिख सकते हो, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। इसके बाद देखो जैसे कि सेक्शन जो कि दूसरी सिचुएशन है कि आई एम दी ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, मैं अपने माँ बाप का अकेला बच्चा हूँ और मुझे अपने फैमिली में प्रिंस की तरह ट्रीट किया जाता है या प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया जाता है। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स, पेरेंट्स, कजिन्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स सभी जो है मेरे से बहुत प्यार करते हैं। मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मेरी पूरी ध्यान रखते हैं, मेरे खाने का, कपड़ों का, हर चीज़ का, मुझे पैसे भी देते हैं जेन्युइन नीड्स के लिए। मेरे पेरेंट्स जो है मेरे लिए फ्रूट्स लाते हैं हर रोज़, और मुझे दूध भी देते हैं, है ना, पीने के लिए। पैम्पर्ड चाइल्ड हूँ मैं अपने पेरेंट्स का। बट हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना। हर तरीके के कंफर्ट के बावजूद भी, प्लेजर्स के बावजूद भी मुझे अकेलापन फील होता है। आई नीड अ रियल ब्रदर और अ रियल सिस्टर। मुझे एक रियल भाई या बहन की ज़रूरत है जिसके साथ मैं अपने अफेक्शन को शो कर सकूं, उसके साथ मैं खेल सकूं, मेरे जो जॉयज़ हैं, जो मेरी खुशियां हैं, उन्हें बांट सकूं। इवन ऑफ फेस्टिव ओकेजन्स, और इवन जो फेस्टिव ओकेजन्स होते हैं उनमें भी मैं अपने आप को जो है अकेला महसूस करता हूँ। मुझे लगता है कि जो मेरी डिशेज़ हैं, जो मेरी डेंटीज़ हैं, वो मैं किसी के साथ शेयर करूँ। तो ये इस तरीके से आप लिख सकते हो सिचुएशन को। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट सिचुएशन क्या थी कि भाई किसी ओल्ड एज होम में आप गए, बताइए आपने कैसे पूरा दिन वहाँ पर स्पेंड किया। तो देखो ऑन समर मॉर्निंग आई विजिटेड एन ओल्ड एज होम, कि भाई समर मॉर्निंग में मैं एक बार एक ओल्ड एज होम गया। वहाँ पर 15 ओल्ड मैन थे और दे हैड देयर इंडिविजुअल, उन सब की अपनी अलग अलग परेशानी थी। और मैं जो है सभी से मैंने दिल से बात की, डिस्ट्रीब्यूट की उनके बीच स्वीट्स एंड फ्रूट्स, मैं फ्रूट्स वगैरह लेकर गया था। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, मैंने शॉल और कंबल भी बांटे और उनके हाथ पकड़े, उनके जो है उनके पैर भी दबाए। और ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो मैंने अपना पूरा दिन उनके साथ बिताया, उनके दुख दर्द साझा किए, बांटे। जैसे कि मैं उनका खुद का जो है बच्चा हूँ, इस तरीके से मैंने उनका अश्योर किया कि जब भी ज़रूरत हो आप मुझे बुला लेना। उनके साथ कार्ड्स खेले और काफ़ी सारे रिलीजियस पोएम्स मैंने रिसाइट की उनके साथ। और मैंने उनको एंटरटेन किया अपने जोक से, स्पाइसी टॉक से। उनको अश्योर किया कि मैं उनको हर मंथ जो है मिलने आऊँगा, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनूंगा। देर वर हाईली डिलाइटेड टू सी द एडमिस दैम, ठीक है। I departed from them in the evening. All of them individually blessed me for healthy and wealthy life. सभी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी एक अच्छी ज़िंदगी की। तो इस तरीके से आप अपने सिचुएशन लिख सकते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर। क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस देख लेते हैं हम। देखो 4 क्वेश्चन आपको इस सेक्शन बी में दिए गए हैं और सभी की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे अभी। पहला क्वेश्चन है आपका ये रहा, फिर से एक कॉन्वर्सेशन दी गई है। राजीव है और उसने कहा कि क्या मैं रोहित से बात कर सकता हूँ। तो दूसरी तरफ रोहित के फादर ने फ़ोन उठाया कि रोहित तो घर पर नहीं है, मैं उनका फादर हूँ, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। तो राजीव ने कहा अंकल मैं दिल्ली पहुँच रहा हूँ राजधानी एक्सप्रेस से, भोपाल से 5 बजे कल। तो क्या आप जो है रोहित से कह देंगे कि वो मुझे रिसीव करने आ जाए स्टेशन पे। तो रोहित के फादर ने बोला कि ठीक है, मैं रोहित को मैसेज दे दूंगा। अब राजीव ने कहा थैंक यू अंकल, और बस यही है। अब देखो रोहित के फादर घर पर नहीं होंगे, जब रोहित वापस आएगा एक मैसेज लिखो उनको ताकि वो रिसीव कर पाए। तो मैसेज आप इस तरीके से बॉक्स में भी बंद कर सकते हो। फिर आप बोलोगे मैम क्या बॉक्स बनाए या ना बनाए, बॉक्स में बंद कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर बॉक्स नहीं बनाओगे तो भी आपके मार्क्स कट नहीं होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका ये रहा, एक रिपोर्ट के ऊपर है और आप देख सकते हैं टॉपिक इसका है स्टॉपेज ऑफ मेट्रो ट्रेन, ठीक है। ये फॉर्मेट को इस्तेमाल करते हुए आप ये रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, इनको ज़रूर से प्रैक्टिस करके देखिए। बाकी ये पूरी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। उसके बाद आपका एक लेटर है, आप देख सकते हैं राइटर लेटर टू दी म्यूनसिपल कमिश्नर। म्यूनसिपल कमिश्नर को ये लेटर आपको लिखना है। फॉर्मेट इस तरीके से है आपका, और जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अगला फिर से आपको देखो 3 सिचुएशन दी गई हैं, ये रहा, किसी एक सिचुएशन के ऊपर आपको लिखना है। तो तीनों ही सिचुएशन के क्वेश्चन एंड आंसर्स मैंने आपको यहाँ पर दे दिए हैं, इनकी भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर परफेक्ट यू बिकम। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर से कर दें दूसरे बच्चों के साथ, ताकि उनका भी बेनिफिट हो और एटलीस्ट वो भी अच्छा स्कोर कर पाएँ। अब हम बात कर लेते हैं अपने सेक्शन सी की। देखो 2 सेक्शन हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन सी आपका होगा ग्रामर का सेक्शन। ग्रामर के सेक्शन में सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे ग्रामर रिलेटेड ही पूछे जाएंगे। ग्रामर का सेक्शन टोटल कैरी करता है 30 मार्क्स को। नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हैं, ये रहे, ठीक है। तो ग्रामर में देखो क्या होगा, पहला आपसे फिल द पैराग्राफ्स पूछे जाएंगे।
ठीक है, 3 मार्क्स के होंगे। इसके बाद यूज़ एप्रोप्रिएट वर्ड्स, कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे, उनको फिल करने हैं आपको 3 मार्क्स में। फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाएंगे 6 मार्क्स के। उसके बाद कंप्लीट द डायलॉग, कुछ डायलॉग दे दिए जाएंगे, उसमें भी आपको फिल करने हैं 3 मार्क्स के। करेक्ट वर्ब की फॉर्म फिल करनी है जो कि 6 मार्क्स की होंगी। डायलॉग्स फिल करने हैं जो कि 3 मार्क्स के होंगे। उसके बाद कंप्लीट द रिपोर्ट जो कि 6 मार्क्स की होगी। बेसिकली पूरा का पूरा ग्रामर सेक्शन आप लोग का फिल इन द ब्लैंक से भरा हुआ है, लेकिन उसमें आपको कहीं करेक्ट वर्ब की फॉर्म भरने को आएगी, कहीं एक्टिव पैसिव फिल करने को आएंगे, कभी जो है पैराग्राफ फिल करने के लिए आएंगे, एक रिपोर्ट दे दी जाएगी उसको फिल करने को आएगा, डायलॉग फिल करने को आएंगे। तो आप देख सकते हैं आप क्वेश्चन इसके। देखो, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ, एक छोटा सा पैराग्राफ दे देंगे, बिल्कुल छोटा सा, जो कि जिसमें 3 फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरने के लिए कहे जाएंगे, जो कि 3 नंबर के ही होंगे। अ स्पीडिंग कार हिट एन ओल्ड मैन, एक बहुत तेजी से आ रही कार ने एक ओल्ड मैन को हिट कर दिया। अ यंग मैन टुक हिम टू द हॉस्पिटल, तो एक यंग मैन उनको हॉस्पिटल ले गया। एक पुलिस मैन ने स्टॉप किया कार को और उस ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया। बेसिकली यहाँ पर 3 छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, आप ये समझ लीजिए, ठीक है, ये छोटे छोटे से सेंटेंस हैं। अब आपको क्या करना है, इसी पैराग्राफ को फिर से लिखना है फिल इन द ब्लैंक्स भरते हुए। फर्स्ट सेंटेंस जो है वो एग्जाम्पल के तौर पर आपको फिल करके दे दिया गया है, ठीक है। जैसे कि एन ओल्ड मैन वॉज हिट बाय अ स्पीडिंग कार, यानी एक जो ओल्ड मैन है उसको एक स्पीडिंग कार द्वारा हिट किया गया। बेसिकली ये आपका एक्टिव पैसिव में की फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। मान लो ये आपका एक्टिव फॉर्म में है पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ, ये पैसिव फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। तो ही टू द हॉस्पिटल बाय अ यंग मैन, अब देखो ही के बाद आपको क्या करना है, ही टेक की सेकेंड फॉर्म टुक, ठीक है, यंग मैन। द कार स्टॉप्ड होती है स्टॉप की सेकेंड फॉर्म, बाय अ पुलिस मैन। उसके बाद एंड द ड्राइवर वॉज अरेस्टेड, ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया गया। इस तरीके से आप इसको फिल करेंगे। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन हो रहेगा, रीराइट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस एज वन। ये बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन होता है, डेफिनेटली आप इसको आराम से कर लोगे, ठीक है। यूज द एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम दी वंस गिवन इन द बॉक्स, आपको पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस को बनाना है, एप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज़ करने हैं बॉक्स के अंदर। तो देखो आप समझ सकते हैं, कुछ वर्ड्स ज़्यादा दे देंगे ये लोग, मतलब आपको क्वेश्चन तो 3 दिए जाएंगे, 3 को आपको ज्वाइन करके 1-1 करना है, लेकिन वर्ड्स जो हैं वो काफ़ी सारे दे दिए कि इनके अंदर से चूज़ करके लिखो। एग्जाम्पल देख लो पहले, तब आपको समझ में आएगा। राजा इज़ पुअर, ए राजा इज़ पुअर, बी ही इज़ ऑनेस्ट, यानी राजा गरीब है वह ईमानदार है। अब मान लो कि आपको क्या करना है कि ये 2 पेयर हैं सेंटेंस के, पेयर्स ऑफ सेंटेंस है, इनको जोड़ करके एक बनाना है। लेकिन जब आप एक बनाओगे इन दोनों सेंटेंस को, तो बीच में आपको कुछ कनेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो इन दोनों वर्ड को कनेक्ट करे। तो कनेक्टर आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे कौन से वर्ड से आप कनेक्ट करोगे इन्हें, ठीक है। जैसे कि राजा इज़ पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 2 से आप इसको जोड़ सकते हैं कि हालांकि राजा जो है वो गरीब है मगर वो ईमानदार है, या फिर बट भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, राजा इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट। चलिए अगला जो है इसमें आप देख सकते हैं, वी स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस, इट स्टार्टेड रेनिंग, हम घर से बाहर निकले बारिश शुरू हो गई। तो एज सून एज वी स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस इट स्टार्टेड रेनिंग, तो आपको इसमें करेक्टर का इस्तेमाल आपने किया एज सून, और उसके बाद आपने यहाँ पर कोमा भी लगा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, आई वॉज लेट आई मिस द बस, तो इसको आपको कनेक्ट करना है। तो देखो कौन से कनेक्टर से आप इसको करोगे, तो इसको आप बिकॉज से कर सकते हो, बिकॉज का मतलब क्योंकि, इस वाले कनेक्टर से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो देखो आई वॉज लेट बिकॉज आई मिस द बस, चलिए आई मिस द बस बिकॉज आई वॉज लेट, इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट है, आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी अराइव्ड, तो इसका मतलब है कि मैं स्टेशन पर पहुंचा और ट्रेन जो है वो पहले ही पहुंच चुकी थी। चलिए तो यहाँ से आप इसको ऐसे कर सकते हैं, द ट्रेन हैड ऑलरेडी अराइव्ड, तो ट्रेन पहले ही आ गई थी। आफ्टर से इसको आपने कनेक्ट किया, आई रीच द स्टेशन। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों का वो पूछा जाएगा, ये भी इसमें भी कुछ फिल इन द ब्लैंक्स ही होंगे इसमें, ठीक है। रीड द फॉलोइंग पैसेज, आपको इस पैसेज को पढ़ना है। देयर आर सम नंबर्स ब्लैंक्स इन इट, फॉर ईच ब्लैंक 4 ऑप्शंस हैव बीन प्रोवाइडेड, चूज द करेक्ट वन टू फिल इन द ब्लैंक, द फर्स्ट सेंटेंस हैज बीन डन एज एन एग्जाम्पल। नीचे कुछ नंबर ऑफ ब्लैंक्स दिए गए हैं और हर एक ब्लैंक के लिए
कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से आपको करेक्ट वर्ड ढूंढ ढूंढ करके हर एक फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। पहला एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है, जैसे कि हॉलीडेज ब्रिंग अ चेंज इन आवर डेली रूटीन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये एग्जाम्पल है, इसमें यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस है, हॉलीडेज ब्रिंग अ चेंज इन हमने ये रहा ए का इन इस्तेमाल किया है, ए का इन, यानी 4 ऑप्शन है, ए का इन, बी का ऑन, सी का एट और डी का फॉर। तो हमने ए का इन यहाँ पर लगाया है, तो आपको ये दोनों चीज़ यहाँ पर लिखनी होंगी। ऐसे ही अगला है आपका डैश ऑफ दी हॉलीडेज आर ऑन अकाउंट ऑफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर आपके सामने है। तो हर जगह आपको इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और इनके अगर हम आंसर्स की बात करें तो ये रहे इनके आंसर्स। तो इनकी भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, कंप्लीट दी फॉलोइंग डायलॉग्स बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स, यानी आपको इन डायलॉग को फिल करना है और जो है पढ़िए इनको पहले। द पैसेंजर आई वॉन्ट टू गो टू पुणे। पैसेंजर ने कहा कि मैं पुणे जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखो पहला ही डैश आपको दे दिया गया है, यू इशू मी अ टिकट फॉर द नेक्स्ट बस। तो क्या आप मुझे नेक्स्ट बस के लिए एक टिकट इशू करेंगे? तो यहाँ पर आप इसमें विल लिखेंगे। विल का मतलब कि क्या आप मुझे मतलब बस के लिए एक टिकट इशू करेंगे, तो विल से आपको इसको फिल करना है। ठीक है, द बुकिंग क्लर्क ने बोला आई कैन, कि हाँ मैं कर सकता हूँ, बट द नेक्स्ट बस विल स्टार्ट इन द इवनिंग, पर जो नेक्स्ट बस है वो इवनिंग में स्टार्ट होगी। अब सेकंड डैश है आपका, लाइक टू वेट सो लॉन्ग। तो यहाँ पर उसने पूछा कि क्या आप इतनी देर तक इंतज़ार करेंगे, तो यहाँ से डू यू से क्वेश्चन कर सकते हैं, डू यू लाइक टू वेट सो लॉन्ग। नेक्स्ट है आपका द पैसेंजर ने बोला आई हैव नो चॉइस, मेरे पास कोई इसका चारा ही नहीं है। इसके बाद वेयर डैश आई वेट फॉर द बस। तो देखो वेयर यानी कहाँ पर मैं बस के लिए वेट करूँ, तो विल आपसे आप क्वेश्चन करेंगे कि वेयर विल आई वेट फॉर द बस। द बुकिंग क्लर्क यानी बुकिंग क्लर्क ने बोला यू कैन सिट इन द पैसेंजर्स लॉन्च। चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से एक आपको डायलॉग, ये दो लोगों के डायलॉग चल रहे हैं जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। नेक्स्ट है आपका कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं ये 6 मार्क्स के हैं और इसमें करेक्ट वर्ब की फॉर्म भरनी है। मतलब जब आप सेंटेंस सीखते हो ना, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कहाँ पर कौन सी फॉर्म आप लगाओगे, जब आप सेंटेंस सीख लोगे तो ये ईजिली आप कर पाओगे। लास्ट इवनिंग डैश गो टू द मार्केट dash want to buy some fruits, there dash be plenty of mangoes for sale। उसके बाद dash sell mangoes at rupees, dash think that I 50 per kg। इस तरीके से आप ये लिखोगे। अब देखो इसको समझ कर चलते हैं हम लोग। लास्ट इवनिंग, अब पहले ही वर्ड से आपको पता चल गया कि ये पास्ट का सेंटेंस है, क्योंकि लास्ट इवनिंग यानी बीते हुए टाइम की यहाँ पर बात हो रही है। लास्ट इवनिंग आई गो, अब देखो गो फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर ब्रैकेट में दी हुई है। अब आप देखो कि क्या आप यहाँ पर गो ही लिखोगे या फिर गो की सेकंड या थर्ड फॉर्म आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो आप? लास्ट इवनिंग से अंदाज़ा लगा लो कि ये आपका पास्ट का सेंटेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए क्या रूल होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट होती है। सो लास्ट इवनिंग आई, गो की जगह लिखोगे आप वेंट टू द मार्केट। आए, उसके बाद वॉन्ट टू बाय सम फ्रूट्स, यानी मैं चाहता था कुछ फ्रूट्स खरीदना। चाहता था मतलब वॉन्ट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी यहाँ पर? वॉन्टेड। आई वॉन्टेड टू बाय सम फ्रूट्स देयर। उसके बाद डैश बी प्लेंटी ऑफ मैंगोज फॉर सेल, के देयर बी के देखो बी की जो फॉर्म्स होती हैं जमार भी यूज़ होती हैं, बी की जगह वॉज वर्ब भी यूज़ होती हैं। तो आप क्या करोगे कि देयर वर यूज़ करोगे, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, इसे हमारा प्रेजेंट में यूज़ करते हैं। इसके बाद है आपका सेल मैंगोज एट रुपीज़, यानी सेल की जो सेकंड फॉर्म होती है क्या होती है? सोल्ड। उसके बाद थिंक ये रहा ब्रैकेट में आपका। थिंक की जगह आप क्या लिखोगे? थॉट, क्योंकि थिंक की सेकंड फॉर्म क्या होती है? थॉट, क्योंकि पूरा ही पैसेज जो है आपका वो पास्ट में चल रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है? शैल बाय 2 kgs ऑफ मैंगोज, कि मुझे खरीदने चाहिए। तो शैल को आप शुड में कन्वर्ट कर दोगे। इनके कुछ रूल्स होते हैं प्रॉपर तरीके से, जो मैंने सेपरेटली हर एक वीडियो के अलग अलग वीडियो में कवर किए हुए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके सारी चीज़ों के फॉर्मेट समझ सकते हैं, लाइक मैसेज राइटिंग, आपका रिपोर्ट राइटिंग, सिचुएशन राइटिंग, लेटर राइटिंग। इसके बाद आपका ये डायलॉग्स जो हैं फिल इन द ब्लैंक्स के, करेक्ट वर्ब की फॉर्म वगैरह, ये सारी चीज़ों के मैंने अलग अलग वीडियोज़ बनाई हुई हैं, फॉर्मेट कराए हुए हैं। आपके पास टाइम हो तो उनको ज़रूर देख लेना आप एक बार। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग्स बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। मतलब देखो यहाँ पर तो करेक्ट वर्ब की फॉर्म आपने भरी थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है? 1 मिनट, हाँ जी, यहाँ पर आपको देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने करेक्ट वर्ब की फॉर्म भरी थी, लेकिन नीचे वाले इसमें आपको करेक्ट वर्ड्स, सुटेबल वर्ड्स, जो वर्ड सूट करते हो वो वर्ड्स भरने हैं।
यहाँ पर बेसिकली एक डायलॉग चल रहा है, कॉन्वर्सेशन चल रही है छोटी सी, आप देख सकते हैं। स्टूडेंट ने बोला, सर मैं आई लीव द क्लास अ लिटिल अर्ली, कि क्या मैं जल्दी क्लास छोड़ सकता हूँ। टीचर ने कहा, क्यों? यू लीव अर्ली, यानी वाई डू यू लीव अर्ली, क्यों छोड़ना चाहते हो तुम। उसके बाद स्टूडेंट ने बोला, आई डैश टेक माई मदर टू द हॉस्पिटल, यानी मैं अपनी मदर को हॉस्पिटल ले जाऊँगा। तो विल आपने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाई। टीचर ने बोला, व्हाट इज़ रॉन्ग विद हर, कि उनको क्या हो गया है। स्टूडेंट ने कहा, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता। ओनली द डॉक्टर डैश टेल, यानी केवल डॉक्टर ही बता सकता है, यानी कैन आप यहाँ पर इस्तेमाल करोगे। टीचर ने कहा, यू कैन, इट इज़ सो अर्जेंट। चलिए, तो इस तरीके से आप छोटा सा एक डायलॉग आएगा, उसमें भी सुटेबल वर्ड्स आपको लिखने हैं। उसके बाद आपको इस तरीके से एक और जो है क्वेश्चन यहाँ पर दिया जाएगा। मान लो ये क्वेश्चन है आपको, यू हर्ड द फॉलोइंग डायलॉग बिटवीन राहुल एंड द स्कूल फुटबॉल कोच। आपने नीचे लिखा हुआ पूरा डायलॉग सुना। डायलॉग किन दो लोगों के बीच चल रहा था? राहुल और स्कूल फुटबॉल टीचर कोच के बीच में, ठीक है। उस रिपोर्ट को आप फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू फिल करो। द कोच, यानी कोच ने कहा, राहुल व्हाट आर यू डूइंग ड्यूरिंग द समर वेकेशन, कि तुम समर वेकेशन के दौरान क्या कर रहे हो। राहुल ने बोला, आई मे जॉइन द समर कैंप इन द सम स्पोर्ट्स, कि मैं ज्वाइन कर सकता हूँ कुछ समर कैंप्स को स्पोर्ट्स के लिए। कोच ने कहा, वाई डोंट यू जॉइन द समर कैंप इन फुटबॉल, कि तुम जो है समर कैंप फुटबॉल में ज्वाइन क्यों नहीं करते। राहुल ने कहा, आई वुड लाइक टू, कि बिल्कुल मैं करना चाहूँगा। कोच ने कहा, हैव यू एवर प्लेड फुटबॉल, क्या तुमने कभी फुटबॉल खेली है। राहुल ने कहा, आई एम इन द फुटबॉल टीम ऑफ द लोकल यूथ क्लब। ठीक है, अब मान लो ये कॉन्वर्सेशन चल रही है। अब आपको क्या करना है, एग्जाम में इस तरीके से दिया जाएगा, कंप्लीट द रिपोर्ट एज फॉलोज बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स, यानी इस रिपोर्ट को फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू आपको करना है कंप्लीट। द कोच आस्क्ड राहुल व्हाट डैश डूइंग ड्यूरिंग द समर वेकेशन, है ना। व्हाट आर यू डूइंग, आप इसको आर से फिल करोगे, व्हाट आर यू डूइंग। इसके बाद राहुल डैश दैट ही माइट जॉइन दी समर कैंप इन दी सम स्पोर्ट्स। तो राहुल ने यहाँ पर क्या किया, राहुल ने रिप्लाई किया कि वो ज्वाइन कर सकता है समर कैंप्स स्पोर्ट्स में, ठीक है। द कोच आस्क्ड व्हाई डैश जॉइन दी समर कैंप इन फुटबॉल। तो कोच ने कहा कि भाई तुम क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते समर कैंप फुटबॉल में, यानी वाई डोंट यू, क्यों नहीं कर लेते का मतलब वाई डोंट यू। उसके बाद राहुल ने कहा दैट ही डैश लाइक, यानी ही वुड लाइक, वो बिल्कुल करना चाहेगा। कोच ने पूछा, द कोच आस्क्ड डैश फुटबॉल, यानी कोच ने कहा कि भाई क्या तुम फुटबॉल उसमें कैंप में शामिल होना चाहोगे। राहुल ने इन्फॉर्म किया दैट ही डैश आपका आ गया, हैड एवर प्लेड इन फुटबॉल टीम ऑफ द यूथ लोकल यूथ क्लब टिल लेट, यानी उसने खेला हुआ है पहले, ही इज़, ठीक है। इस तरीके से आपको ये डायलॉग को फिल इन द ब्लैंक्स करना है। चलिए, अब ये हमने पूरा ग्रामर सेक्शन देख लिया है। कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स ही होंगे सभी के सभी। टोटल 30 मार्क्स आपको दिलाएंगे, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। एंड हर एक टॉपिक की मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू जाकर के आप देख सकते हैं। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। पूरे सेक्शन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपको मिलेंगे। ये रहे पैराग्राफ है, इसको आपको जो है पढ़ना है एंड इसके बेसिस पर आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, ठीक है। और ये जो है आपके कनेक्टर्स के थ्रू आपको जॉइंट करके 1 सेंटेंस बनाने हैं इनके। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और हर एक उसमें आपको सिलेक्ट करके एक का आंसर लिखना है। नेक्स्ट है आपका डायलॉग फिल करने के लिए आएगा, जो आपको इस तरीके से करना है। उसके बाद आप फिर से एक डायलॉग मिलेगा जो आपको फिल करना है। आप देख सकते हैं इस तरीके से ये रहा, इसमें भी आपकी कॉन्वर्सेशन है जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में करनी है, ठीक है। ये रहे इसके आंसर्स। चलिए, अब देख लेते हैं हम सेक्शन डी, जो कि आपका लास्ट सेक्शन है। और यहाँ पर बात होगी आपकी लिटरेचर की। लिटरेचर का मतलब जो आप लोगों के बुक के चैप्टर्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे, और उनसे रिलेटेड किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, किस तरीके से आपको उनको आंसर करना है, वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। लिटरेचर यानी जो बुक के चैप्टर्स हैं जिसमें आपकी पोएम्स भी इंक्लूड हैं, वो टोटल आपका 30 मार्क्स कैरी करती हैं। 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, जस्ट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आपके कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एक स्टैंजा दे दिया आपका, ठीक है। यानी बुक में आपकी कुछ पोएम्स भी होती हैं, पोएम्स के जो पैराग्राफ होते हैं उनको हम स्टैंजा बोलते हैं। रीड द स्टैंजा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो।
with their feet in the earth and with their hands in the sky, the tall trees watch the clouds go by। हर एक क्वेश्चन के सामने ब्रैकेट में आपको पोएम का या चैप्टर का नेम दिया जाएगा ब्रैकेट के अंदर। आप समझ जाओगे भाई उस चैप्टर से या उस पोएम से ये दी गई है, ठीक है। अब मान लो ये स्टैंजा दे दिया पोएम का, द टॉल ट्रीज आपकी पोएम से। सारी पोएम्स मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं, सारे चैप्टर्स आपको पढ़ाए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऑल चैप्टर्स की प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी, उसके थ्रू अपने चैप्टर्स क्लियर कर सकते हैं। और चैप्टर्स पढ़ लोगे ना तो ये पूरा 30 मार्क्स आपका कहीं नहीं गया, आप इजीली अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। द टॉल ट्रीज से लिया गया है। टोटल यहाँ पर 4 क्वेश्चन हैं आपके सामने। जैसे कि विच पार्ट ऑफ द ट्रीज कॉल्ड इट्स हेड, यानी कौन सा जो पार्ट है ट्री का उसका सिर बोला जाता है उसको। तो देखिए ये रहा आपका जो हेड होता है ना उसका, उसके ऊपर वाले हिस्से को, ट्री के ऊपर वाले हिस्से को बोला जाता है। द टॉप ऑफ द ट्री इज कॉल्ड इट्स हेड। इस तरीके से जब आप पोएम पढ़ेंगे ना इनको आप अच्छे से समझ पाएंगे। सारे चैप्टर्स और पोएम्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट है स्टेट द ह्यूमन बिहेवियर दैट द ट्री शो या फिर इंटेंडेड टू गो अप एंड स्केल द हाइट, यानी कौन सी ह्यूमन टेंडेंसी शो करते हैं ट्रीज जब वो ऊपर की तरफ देखते हैं। तो ये आंसर्स आपके सामने हैं जो कि जब पूरी पोएम्स को पढ़ लोगे तो इजीली कर पाओगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 सेंटेंसेस ईच। अब देखो ये भी बुक के जो है कविताओं से यानी पोएम से या फिर चैप्टर से क्वेश्चन से आपको दिए जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी पोएम से लिए गए हैं जिनका आंसर आपको 1 या 2 सेंटेंसेस में करना है। 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चंस हैं। पहला है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द न्यूबॉर्न एंड द टाइमिंग व्हेन वीविंग द बेबीज क्लॉथ्स। इंडियन वीवर से एक पोएम है, वहाँ से एक क्वेश्चन लिया गया है कि क्या रिलेशनशिप है एक न्यूबॉर्न के बीच में और जो बेबी के जो कपड़े वो वीव कर रहे हैं उनके टाइम के बीच में, ये आपको बताना है। जब आप पोएम पढ़ लोगे ना तो बहुत ईजी से समझ पाओगे इसको। इंडियन वीवर से ली गई है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट हैव वर्ड्स बीन कंपेयर्ड विद इन द पोएम द ट्रूथ, यानी एक पोएम है आपकी द ट्रूथ, उसमें वर्ड्स का मतलब होता है शब्दों को किससे कंपेयर किया गया है। आंसर देख सकते हैं आप लोग। एज मॉर्निंग इज द बिगिनिंग ऑफ अ डे सो द बर्थ ऑफ अ बेबी इज द बिगिनिंग ऑफ लाइफ। जैसे कि जब हमारे दिन की शुरुआत होती है तो मॉर्निंग में हमारे दिन की शुरुआत मानी जाती है। इसी तरीके से जब एक बेबी बॉर्न होता है तो उसकी ज़िंदगी की शुरुआत होती है। वीविंग ऑफ बेबीज क्लोथ्स ऑल्सो टेक प्लेस एट डाउन। द गे गारमेंट्स आर वोर्न इन द गे आवर्स। सेकंड है आपका इन द पोएम द ट्रूथ, यानी ये जो पोएम है ना द ट्रूथ, इसमें वर्ड्स को जो है घोस्ट्स यानी भूतों से कंपेयर किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में आपको जो है MCQ क्वेश्चन दिया जाएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस, यानी आपको इन स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करना है सही ऑप्शन पर टिक लगा करके। ये 2 MCQ आपको दिए जाएंगे जो कि 2 ही नंबर के होंगे। जैसे कि थिंक ऑफ टेमिंग द वाइंड्स मीन्स माई ओनली क्राई, इस पोएम से ली गई है। यानी थिंक ऑफ टेमिंग द वाइंड्स, इसका मतलब क्या होता है। 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन है आपका सबड्यू एंड कंट्रोल नेचुरल कैलेमिटीज़। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो आपका फिर से MCQ है। 2 ही MCQ मिलेंगे आपको पोएम्स में से। अभी तक देखो जहाँ से सेक्शन D हमारा शुरू हुआ है ना वहाँ से सारे पोएम्स के क्वेश्चन ही आ रहे हैं। पहले पोएम्स में से स्टैंजा, फिर पोएम्स में से मतलब 1 या 2 सेंटेंस में लिखो आंसर्स, उसके बाद जो है पोएम्स में से ही आपकी ये MCQ हैं। नाउ दे शेक हैंड्स विदाउट देयर हार्टली मीन्स, यानी ये जो है वंस अपॉन अ टाइम पोएम से ली गई है और उसमें से जो 4 ऑप्शन है उनमें से ये C ऑप्शन आपका राइट है। इसके बाद हम देख लेते हैं रीड द फॉलोइंग एक्स्ट्रा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ से देखो आपके चैप्टर्स की शुरुआत हो जाएगी। यानी जैसे कि एक एक्स्ट्रैक्ट दिया गया था ना पोएम में से, ऐसे ही जो आप चैप्टर्स पढ़ोगे चैप्टर का नेम है यहाँ पर ब्रैकेट में दे देंगे केयरिंग फॉर अदर्स। तो ये चैप्टर है, इसमें से ये छोटा सा पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक आपको दे दिया, इसको पढ़ो और इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप अटेम्प्ट करोगे। तो ये जो पैराग्राफ है ये आपके चैप्टर्स में से लिया गया है। नहीं, ये रहा पहला वाला पैराग्राफ आपका, इसको हम पढ़ते हैं। हाँ जी, ये रहा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 से। तो एक एक्स्ट्रैक्ट है, ये आपके चैप्टर में से लिया गया है केयरिंग फॉर अदर्स से। शी अट्रैक्ट्स यंग पीपल टू हर लाइक bees to honey for school. Her school, appropriately enough called Anand Bharati, has attracted many young professionals in an unprecedented way to lend their time and effort to this venture. A computer professional helps with the accounts. A linguistic professor teaches Hindi. Another professor teaches English and another music. तो देखो वो अट्रैक्ट करती है यंग पीपल को, इस तरीके से अट्रैक्ट करती है जैसे कि जो
शहद होता है उसको मधुमक्खी मतलब शहद जो है मधुमक्खी को अट्रैक्ट करता है ना। उनका जो स्कूल है वो आनंद भारती नाम से जाना जाता है और उसमें वो काफ़ी सारे जो यंग प्रोफेशनल्स हैं वो यहाँ से अटैच्ड हैं। तो इस तरीके से ये जो एक वो है ना आनंद भारती स्कूल, यहाँ पर कई सारे टीचर्स भी हैं, जैसे कंप्यूटर प्रोफेशनल हैं वो अकाउंट्स में हेल्प करते हैं। इस तरीके से ये एक छोटा सा पैराग्राफ है जो आपको दिया गया है। अब इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस हैं। अगर आपने चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ा होगा, अच्छे से समझा होगा, तो आप ये छोटा सा पैराग्राफ देखते ही समझ जाएंगे कि भाई हाँ ये लिया कहाँ से गया है। हु इज शी रेफर टू हियर, यानी शी किसको कहा गया है बताओ स्टार्टिंग की लाइन में। तो शी जो है यहाँ पर वो जब आप चैप्टर को पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि भाई हाँ वो कौन है। नेक्स्ट है हु आर दोज यंग पीपल हु गेट अट्रैक्टेड टू हर, यानी कौन कौन वो लोग हैं जो उनसे अट्रैक्ट हैं। इन वॉट वेज डू द यंग पीपल लैंड देयर टाइम एंड एफर्ट टू हर वेंचर और गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड अनप्रेसिडेंटेड हेयर। तो ये चारों क्वेश्चन के आंसर्स आपके सामने हैं, ये रहा। ठीक है, तो जब आप चैप्टर्स को पढ़ लोगे तो ये इजीली आप कर पाओगे। इसके बाद रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी एक और आपको एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा जो कि आपके चैप्टर्स में से ही होगा, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं। लेट इवनिंग आई ट्राइड टू कैच अ बी एंड इट स्टंग मी ऑन माई फिंगर। जी हाँ, पहला ही चैप्टर है आपका। ये जो चैप्टर है आपका इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। ये चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है स्नेक बाइट। ठीक है, बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका स्नेक बाइट। और इसमें राजा नाम के बच्चे की कहानी आप पढ़ते हो कि कैसे शैतानी करता है, अपने हाथ पर मधुमक्खी से कटवा लेता है और सब लोगों को लगता है कि शायद उसको सांप ने काट लिया है। तो अच्छी कहानी है, इसको पढ़ोगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे चैप्टर्स के लिंक आपको मिल जाएंगे, मैं अलग प्लेलिस्ट के लिंक दे दूंगी, तो आप चैप्टर्स भी क्लियर कर पाओगे। और ये जो पैराग्राफ है इनको आप तब सॉल्व कर पाओगे जब आपने चैप्टर्स को ना लाइन बाय लाइन पढ़ा होगा, क्योंकि ये पूरी वही चैप्टर की लाइन्स हैं जो चैप्टर में दी हुई हैं, सेम एज इट इज़ आपको दे दी जाएंगी और इनके बेस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि हु इज आई इन द एक्सट्रैक्ट, यानी आई कौन है इस एक्सट्रैक्ट के अंदर, तो आई है राजा। राजा नरेटर है इस चैप्टर का और वही शैतान बच्चा भी है। व्हाट हैड हैपन टू हिम, उसके साथ क्या हुआ, तो देखो छेड़खानी कर रहा था मधुमक्खी के साथ और उसको उसने काट लिया। वाई डिड ही रश टू हिज ग्रैंड मदर, यानी वो अपनी दादी की तरफ क्यों भागा, तो बस यही दिखाने के लिए भाग दौड़ कर गया था कि देखो मेरे को काट लिया है बी ने। व्हाट डिड ग्रैंड मदर थिंक इट टू बी, और ग्रैंड मदर को क्या लगा, ग्रैंड मदर को ये लगा था कि शायद उसको सांप ने काट लिया है। तो ये रहे इसके आंसर्स। अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस गिवन बिलो। तो जैसे आपके पॉइम्स में से पहले जो है मतलब एक्स्ट्रैक्ट दिए गए थे, ऐसे ही आपके इन चैप्टर्स में से भी देखो एक्स्ट्रैक्ट दिए गए हैं। उसके बाद जो है पॉइम्स में आपके एमसीक्यू दिए गए, तो ऐसे ही चैप्टर्स में से भी आपके एमसीक्यू दिए गए हैं, आप देख सकते हैं ये रहे। तो आपको स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करना है करेक्ट ऑप्शंस के थ्रू। ठीक है, तो ये रहे। कॉमन पीपल बिकम हीरोइक, यानी कॉमन जो लोग हैं वो भी हीरो बन जाते हैं। तो अब बर्थडे लेटर जब आप चैप्टर पढ़ोगे तब आप इसको समझ पाओगे। तो कॉमन पीपल जो है वो हीरो कब बन जाते हैं, जब उनको ग्रेट लीडर इंस्पायर करते हैं। तो चारों ऑप्शन में से आपका ये ऑप्शन ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मोस्ट एल्यूमिनियम इज रिसाइकिल्ड दीज डेज, यानी मोस्ट जो एल्यूमिनियम होता है वो आजकल जो है रिसाइकिल किया जाता है। चैप्टर का नाम है न्यू गुड थिंग्स फ्रॉम रबिश। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सेकंड, मोस्ट एल्यूमिनियम इज रिसाइकल्ड दीज डेज बिकॉज फ्रेश एल्यूमिनियम इज डिफिकल्ट टू गेट, क्योंकि जो फ्रेश एल्यूमिनियम है वो मिलना अब मुश्किल होता जा रहा है इसलिए। चलिए अगला क्वेश्चन है मैनी हाउस होल्ड्स की पैरट्स एंड पैराकिट्स बिकॉज वुड नॉट लाइक द पैरट हु वुडंट टॉक। ये इस चैप्टर से लिया गया है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आंसर एनी टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड। तो देखो अब आपके लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस की बारी आ जाती है जो आपके चैप्टर्स में से या पॉइंट्स में से दिए गए हैं। आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको आंसर करना है 30 to 40 वर्ड्स में। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड द मंकी गेट अनॉयड विद द स्क्वायरल, यानी जो मंकी था वो स्क्वायरल से गुस्सा क्यों हो गया। चैप्टर का नाम है हाउ डिड द स्क्वायरल गॉट हिज स्ट्रिप्स। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड द वेस्ट जर्मन डॉक्टर फाइंड अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ नॉइज ऑन अ पर्सन इवन व्हेन ही वुड बी स्लीपिंग, यानी जो जर्मन डॉक्टर हैं उन्होंने एक सोते हुए इंसान पर नॉइज़ के पड़ने वाले जो दुष्प्रभाव होते हैं, मतलब जो ध्वनि प्रदूषण होता है उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। चैप्टर का नाम है नॉइज़ हाउ इट अफेक्ट्स आवर लाइव्स। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डिड जीजाबाई ऑर्डर टू रेज द पे एंड द राशंस ऑफ द सोल्जर्स एंड टू सेंड गिफ्ट्स टू देयर फैमिलीज, यानी जीजाबाई ने जो सोल्जर्स थे उनके घरों का राशन पानी क्यों बढ़ा दिया और उनकी फैमिलीज़ को गिफ्ट भेजने के लिए क्यों कहा। चैप्टर का नाम है रिटर्न ऑफ द लॉयन। तो इन
में से आपको क्या करना है, इनमें से 2 क्वेश्चन के आंसर्स आपको करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं 2 क्वेश्चंस, वो भी 30 to 40 वर्ड लिमिट में। आंसर्स इनके देख सकते हैं, आपके सामने हैं। पहले का आंसर है अ स्मॉल ब्राउन स्क्वायरल कैरिंग पेबल सडनली केम इन द वे ऑफ द ग्रेट मंकी, यानी एक छोटा सा स्क्वायरल जो है अपने मुंह में पेबल्स यानी कंकड़ इकट्ठा कर करके ला रहा था, और अचानक से वो जो है बंदरों के, जो बड़े बड़े बंदर थे, उनके रास्ते में आ गया। द ग्रेट मंकी वॉज कैरिंग अ लार्ज हैवी स्टोन, और वो मंकी जो थे वो बड़े बड़े हैवी स्टोन कैरी कर रहे थे। ही वॉज अबाउट टू फॉल बिकॉज ही हैड टू जम्प बैक टू अवॉइड द स्क्वायरल, तो जैसे ही स्क्वायरल उनके पैरों में आया तो वो जम्प बैक हो गए, यानी पीछे मुड़ गए। देयरफॉर ही गॉट अनॉयड विद द स्क्वायरल, तो इस वजह से वो स्क्वायरल से गुस्सा हो गए। ये चैप्टर है आपका हाउ द स्क्वायरल गॉट हिज स्ट्रिप्स, उससे ये लिया गया है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेस्ट जर्मन डॉक्टर फाइंड्स आउट दैट साउंड्स हर्ड बाय पर्सन व्हेन दे आर asleep कैन कॉज डेंजर्स टू देयर हार्ट्स एंड ब्लड वेसल्स, यानी जो वेस्ट जर्मन डॉक्टर्स हैं उन्होंने ये पाया कि अगर ध्वनि प्रदूषण बहुत है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है, तो एक इंसान पर सोते वक्त भी वो प्रभाव डाल सकता है उसके हार्ट और ब्लड वेसल्स पर। इफ़ द ब्लड वेसल्स इन द ब्रेन एक्सपेंड, अगर ब्लड वेसल्स की जो वेसल्स हैं ब्रेन की, वो एक्सपेंड हो जाती हैं, और इसकी वजह से हेडेक और पेन होता है। दस द इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़ आर हॉरिबल इवन टू अ स्लीपिंग पर्सन, तो इस तरीके से जो नॉइज़ होती है उसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इवन एक सोते हुए इंसान पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज अ रिजल्ट इन रिजेंट इन शिवाजीज अब्सेंस जीजाबाई टुक केयर ऑफ द मराठा सोल्जर्स, यानी जब शिवाजी जो है अब्सेंट थे, मतलब उनकी अनुपस्थिति थी, तो तभी भी जीजाबाई ने जो है मराठा सोल्जर्स की काफ़ी देखभाल की। शी वॉज थॉटफुल एंड जीनियस, वो काफ़ी जो है सोचती थी लोगों के बारे में, काफ़ी जीनियस थी, काफ़ी दया थी उनके दिल में। शी वॉज आफ्रेड लेस द सोल्जर्स शुड रिवॉल्ट, देयरफॉर शी ऑर्डर टू रेज द पे एंड द राशंस ऑफ द सोल्जर्स, उनको डर था कि कहीं जो सोल्जर्स हैं वो रिवॉल्ट ना करें, तो इसलिए उन्होंने उनके घर में राशन पानी भेजा। इसके अलावा उनकी फैमिलीज़ के लिए कुछ गिफ्ट्स भी भेजे, और ये सब कुछ वो अपने प्राइवेट फाइनेंसेस से कर रही थी। एज रेस्पॉन्सिबल रूलर शी विश टू कीप द प्रीस्ट एंड सोल्जर्स हैप्पी, और एक रेस्पॉन्सिबल रूलर होने के नाते, एक बहुत अच्छी शासक होने के नाते वो हर एक चीज़ अच्छे से कर रही थी, पुजारियों के लिए भी, सोल्जर्स को हैप्पी करने के लिए भी। चलिए अब देखो, ये तो हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देख लिए हैं जिनकी वर्ड लिमिट है 30 to 40 वर्ड्स। नाउ लेट्स सी द लॉन्ग क्वेश्चन। यहाँ पर आपको केवल एक ही लॉन्ग क्वेश्चन करने को दिया जाएगा जिसकी वर्ड लिमिट होगी 100 वर्ड्स, ठीक है। तो 2 में से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन करना है। ए ऑप्शन आप देख सकते हैं, वाई डिड गोपाल डिसाइड टू लीव होम फॉर आगरा, वॉज ही राइट इन हिज डिसीजन, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। द लास्ट स्टोन मेजन, ये चैप्टर का नाम ये है द लास्ट स्टोन मेजन। यहाँ पर क्वेश्चन को 2-3 टुकड़ों में पूछा गया है, जिसको आपको बताना है कि गोपाल ने अपना घर छोड़कर आगरा जाने का डिसाइड क्यों किया, और क्या वो अपने डिसीजन में राइट था। अपने आंसर के रीजन्स भी बताइए। तो देखो, गोपाल का जो ओपिनियन था अपने फादर के काम को लेकर के, वो सफिशिएंट नहीं था। वो सोचता था कि मेरे फादर जो हैं ये स्टोन मेजन है, मतलब मिस्त्री हैं, ये मूर्तियाँ बनाते हैं, वो स्टैचूज़ बनाते थे हिंदू देवी देवताओं की। तो गोपाल ने डेस्परेटली अपना घर छोड़ दिया, क्योंकि ये हार्डवर्क को नहीं करना चाहता था और वो एक गरीबी की ज़िंदगी नहीं जीना चाहता था। इसलिए उसने आगरा जाने के लिए अपना घर छोड़ने का डिसाइड किया। उसने अपने फादर से बोला कि वो जो है एस्ट्रेज बनाएगा, प्लेट्स बनाएगा टूरिस्ट के लिए, और काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाएगा, ठीक है। ओल्ड मैन ने उसको प्रेफर किया कि भाई तुम वहाँ मत जाओ, बल्कि यहीं रहकर जो मेरा ये पुराना काम है उसी को संभालो, देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाओ। लेकिन गोपाल ने अपना घर छोड़ दिया गुस्से में, और वो अपने डिसीज़न में राइट था, क्योंकि मनी जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। भाई ज़िंदगी जीने के लिए मनी की तो ज़रूरत होती ही है। बट ही वॉज ऑल्सो रॉन्ग इन हिज डिसीजन बिकॉज ही लेफ्ट हिज ओल्ड फादर। तो देखिए, उसका डिसीजन ठीक भी था, लेकिन 100% इसको ठीक भी नहीं कह सकते, क्योंकि सब कुछ पैसा ही नहीं होता। और इसके अलावा उसने अपने फादर का घर भी छोड़ दिया, जो उन्होंने आज तक उसके लिए जो भी कुछ किया था। तो पैसा ही हमेशा सब कुछ नहीं होता, हालांकि पैसा बहुत कुछ तो होता है, बट सब कुछ नहीं होता। तो कहीं ना कहीं जो था, मतलब ये गोपाल, वो ठीक नहीं था अपनी जगह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपके सामने बी। इट वॉज ओनली कोंडिबा हु वेंट डाउन इन टू दी वेल टू रेस्क्यू अरविंद, कि वो कोंडिबा ही था जो अरविंद को बचाने के लिए कुएं के अंदर गया। तो उसके कैरेक्टर की क्वालिटीज़ बताइए, और आप बताइए कि वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो उसको दूसरे से अलग बनाती हैं। कोंडिबा द हीरो चैप्टर से लिया गया है, काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है, इसको पढ़िएगा।
तो देखो इसका आंसर है जो कॉलोनी के लोग थे उन्होंने कॉलोनी के बीचों बीच एक ओपन एरिया में एक कुआं खोदा हुआ था और लोगों ने ना कुएं के चारों तरफ दीवार भी नहीं बनाई हुई थी क्योंकि वो लोग बहुत गरीब थे। एक दिन एक यंग बॉय जिसका नाम अरविंद था वो कुएं में गिर गया क्योंकि वो कुएं से पानी निकाल रहा था और उस जो है काफ़ी देर तक वो पानी के अंदर भी रहा। काफ़ी लोग वहाँ पर आए कुएं के बाहर, कॉलोनी के लोग इकट्ठा हुए, लेकिन कोई भी अरविंद की हेल्प करने के लिए कुएं में नहीं कूदा। लेकिन कोंडिबा ने ये हिम्मत दिखाई। हालांकि कोंडिबा अंधा था, आंखें नहीं थी उसके बाद, फिर भी उसने इतना बड़ा साहस का काम किया, कुएं में कूद गया और बॉटम पे वो पहुंच गया, है ना। उसके बाद बॉटम को अपने हाथों से खंगाला, उसने देखा कि कहीं अरविंद उसको हाथ आ जाए, लेकिन उसके हाथ जो है जस्ट गारे और कीचड़ में फंस गए, मतलब ऐसे ही उसको हाथ नहीं आ रहा था अरविंद। लेकिन कोंडिबा ने फिर भी हार नहीं मानी, उसने 3 अटेम्प्ट किए अरविंद को बाहर निकालने के लिए। उसकी जो रिब्स थी उनमें दर्द होना शुरू हो गया क्योंकि उसके मुंह में पानी जा रहा था, लेकिन फिर उसने लास्ट जो अटेम्प्ट किया उसमें उसने अरविंद को पकड़ लिया और जैसे तैसे उसको बाहर निकाला। तो जो लोग थे फिर उन्होंने जो है उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दी अरविंद को। उसके बाद जो है लोग उसको हॉस्पिटल लेकर के गए। कोंडिबा को काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ मिला, काफ़ी शाबाशी मिली और नोबल और जीनियस था कोंडिबा। इसके बाद लोगों ने जो है उसकी काफ़ी तारीफ़ की, उसने अरविंद की हेल्प की और फिर उसके जो है बहादुरी के किस्से जो है वो अखबारों में भी, नेशनल न्यूज़पेपर्स में भी छपे। तो इस तरीके से कोंडिबा एक अंधा आदमी होते हुए भी एक हीरो बन गया। सो यहाँ पर हमने देखा है इसके शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन विद आंसर। अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि मैं हर एक सेक्शन में आपको क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको देने वाली हूँ शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस विद आंसर्स। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे पहले, फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। वाई डिड द ग्रेट मंकी गेट एंग्री, ये क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया है कि जो बड़ा मंकी था उसको गुस्सा क्यों आ गया। तो देखो छोटा सा जो स्क्वायरल था वो छोटे छोटे पेबल्स अपने मुंह में लेकर के ग्रेट मंकी के रास्ते में आ गया, जिससे मंकी गिरने वाला था। तो मंकी को गुस्सा आ गया क्योंकि मंकी ने तो हैवी स्टोन उठाए हुए थे, तो उसने उसका मजाक भी उड़ाया कि भाई तुम हेल्प करने आए हो तो तुम जाओ यहाँ से। तो ऐसे करके जो है उसको गुस्सा आ गया बड़े मंकी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द मंकीज़ मेक फन ऑफ द स्क्वायरल, यानी मंकीज़ ने उस स्क्वायरल का मजाक क्यों उड़ाया। तो देखो मंकीज़ जो है उनको लग रहा था कि अरे ये तो छोटा सा स्क्वायरल है, ये छोटे छोटे पेबल्स से क्या पुल बनाएगा, हम तो बड़े बड़े स्टोन्स ले जा रहे हैं, तो हम तो पुल बनाने का काम कर रहे हैं। तो बस ऐसे ही ये लोग जो है मजाक उड़ा रहे थे सारे मंकीज़ मिल करके, किसका, छोटे से स्क्वायरल का। और ये लोग सोच रहे थे कि तुम क्या हेल्प करोगे लॉर्ड रामा की अपने पेबल्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, व्हाट डिड मदर टेरेसा वांट टू डू फॉर द डाइंग, यानी मदर टेरेसा ने जो लोग मर रहे थे, मरने की कंडीशन में थे, उन लोगों के लिए क्या किया। देखो मदर टेरेसा उन सभी लोगों को ऐसा फील कराना चाहती थी कि भाई वो भी वांटेड हैं, वो सभी भी भगवान के बच्चे हैं, और उनको ये फील कराना चाहती थी कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो इन लोगों को प्यार करते हैं जो कि इस कंडीशन में हैं, और वो कुछ घंटे ऐसे लोगों की सेवा में बिताती थी, उनको जीने का एक मकसद देती ही थी, उनको हैप्पी फील कराती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू एग्री दैट ह्यूमन बींग्स आर टिमिड, ये जो आपका क्वेश्चन है ये अ टाइगर कम्स टू टाउन इस चैप्टर से लिया गया है, और इसमें आपसे पूछा गया है कि क्या आप एग्री करते हो कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो डरपोक होते हैं। ये जो स्टोरी है वो ह्यूमन बींग्स को दिखाती है कि भी हाँ इंसान जो है वो डरपोक होता है, क्योंकि जब टाइगर टाउन के अंदर आया था, शहर के अंदर आया था, तो सभी लोगों में अफरा तफरी मच गई थी। जो टेलर था उसने खुद को जो है कबर्ड में छिपा लिया, पुलिसमैन जो है चोर को छोड़ करके बीच रास्ते में ही भाग गया, जो कॉफ़ी ड्रिंकर्स थे वो भी डर गए, हेडमास्टर भी अपने एटिक पर चढ़ गया। तो हाँ भाई, जानवरों को देखकर, मतलब टाइगर को देख करके जो लोग थे वो डर गए। तो ये स्टोरी बताती है कि हाँ इंसान डरपोक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द टाइगर्स स्टे इन द स्कूल, यानी जब टाइगर स्कूल के अंदर रुका तब क्या अफरा तफरी मची थी स्कूल के अंदर। देखो टाइगर ने फॉलो किया था बच्चों को स्कूल तक, यानी जो बच्चे स्कूल जा रहे थे उनके पीछे पीछे टाइगर चल दिया। इसके बाद वो हेडमास्टर के रूम में घुसा, हेडमास्टर जो है वो डर के मारे एटिक पर चढ़कर बैठ गए, तो टाइगर वहीं पर ठंडे फर्श पर लेट गया। टीचर ने टाइगर के रूम को बाहर से लॉक कर दिया, और उसके बाद टाइगर के बारे में वो लोग डिस्कस करते रहे जब तक कि टाइगर का असली मालिक वहाँ पर नहीं पहुँचा। अगला क्वेश्चन है, वाई वॉज दी वेल सो यूजफुल टू द विलेजर्स ऑफ गोलीबार, यानी ये जो कहानी है ना आपकी कोंडिबा अ हीरो, उसमें एक कुआं खोदा गया था गांव में जिस कॉलोनी में लोग रहते थे, कॉलोनी के बीचों बीच। तो वो कुआं कैसे वहाँ के लोगों के लिए यूज़फुल था। तो देखो वो जो कुआं था वो हाईली यूज़फुल था
जो उस हट्स में मतलब जो वहाँ झोपड़ी में वो लोग रहते थे उनके लिए काफ़ी यूज़फुल था। उन लोगों ने इसको 2 साल पहले खोदा था क्योंकि कॉलोनी में केवल एक ही पानी की टंकी थी जो कि सफिशिएंट नहीं थी, ठीक है? क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा थी वहाँ की, तो इसलिए उन लोगों ने कुआँ खोदा था, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि कुएँ के चारों तरफ वो लोग दीवार कर पाते। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड डॉक्टर कुरियन गिव अप हिज गवर्नमेंट जॉब? यानी डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी क्यों छोड़ दी? आंसर है, एक ब्राइट मैन जैसे कि डॉक्टर कुरियन थे, उनके लिए कुछ भी चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग नहीं था गवर्नमेंट जॉब में। वो उनको लगता था गवर्नमेंट जॉब मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है या फिर मेरे लिए इसमें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। वो कुछ अलग करना चाहते थे जिससे लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आए, इसलिए उन्होंने अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी और उनको इतिहास भी रचना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई डिड द ओल्ड मैन सन लीव हिम? यानी द स्टोन मैजन, ये जो चैप्टर है आपका द लास्ट स्टोन मैजन, उसमें गोपाल ने, जो हमने अभी पढ़ा था, उसने जो है अपना घर क्यों छोड़ दिया? देखो, एक दिन उनका जो सन था यानी ओल्ड मैन का जो बेटा था गोपाल, उसने अपने फादर को बोला कि मैं आगरा जाऊंगा, कुछ और काम करूंगा क्योंकि यहाँ से इतनी इनकम नहीं होती है, तो इसलिए उसने अपना जो है घर छोड़ दिया और वो आगरा चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स डिड कोंडिबा गो इनटू द वेल? यानी कोंडिबा कुएं में कितनी बार गया और क्या उसका एक्सपीरियंस हर बार सेम था या डिफरेंट था? आंसर है 2 बार। तो 2 बार गया था वो कुएं में और दोनों ही बार उसका जो एक्सपीरियंस था वो डिफरेंट था। फर्स्ट टाइम वो बॉटम पर गया था, अपना रास्ता ढूंढता ढूंढता पत्थरों के साइड से होकर जाता हुआ। सेकंड टाइम उसको जो है पूरे कुएं के शेप का एक अच्छा खासा आइडिया हो गया था, तो उस बार वो सेकंड टाइम में वो बिल्कुल स्ट्रेट चला गया बॉटम पे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हु वाज बिस्मिल्ला खान? बिस्मिल्ला खान कौन थे और वाई वॉज ही फेमस? वो फेमस क्यों थे? तो देखो, उस्ताद बिस्मिल्ला खान वो इंडिया के फाइनेस्ट इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन थे, क्लासिकल म्यूजिशियन थे, एंड आई होप आपने भी उनका नाम सुना ही होगा, उस्ताद बिस्मिल्ला खान का। और उनको शहनाई में बहुत ही जो है एक कमांड थी शहनाई के, वो बहुत ही मतलब उस्ताद थे और फेमस थे पूरे वर्ल्ड में, और उनको शहनाई बजाने के लिए काफ़ी बार बुलाया जाता था। वो इसलिए भी फेमस थे क्योंकि उनको एक काफ़ी बड़ा सम्मान प्रदान किया गया था सिविलियन अवार्ड का, और इसके अलावा उनको भारत रत्न भी दिया गया था। तो चलिए, यहाँ पर हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देख लिए हैं, इंपॉर्टेंट हैं ये सभी, मल्टीपल टाइम रिपीटेड हैं। अभी हम लोग देख लेते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एंड आंसर। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन, वो आपके सामने है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, वाई डू द विलेजर्स कॉल द नीम ट्री देयर विलेज फार्मेसी? हाउ डिड ग्रैंडफादर जस्टिफाई इट? यानी गांव के जो लोग हैं वो नीम को अपनी विलेज फार्मेसी क्यों बोलते हैं और ग्रैंडफादर ने इसको कैसे जस्टिफाई किया? देखो, नीम इज़ अ मेंबर ऑफ द मैगोलियन फैमिली एंड इज़ अ हार्डी फास्ट ग्रोइंग एवरग्रीन ट्री। तो जो नीम है वो मैगोनी फैमिली का एक मेंबर है और बहुत ही फास्ट ग्रोइंग एवरग्रीन ट्री है। Their straightly umbrella-shaped trees have fragrant white flowers about 1/2 inches across the melee for more than 200 years. इसके अलावा it has a straight trunk, long spreading branches, grows to a height of 50 feet or more up to the 30 feet wide. While native to India, neem grows in many Asian countries. यानी अलग अलग एशियन कंट्रीज़ में भी ये ग्रो होता है. Throughout arid zones of Africa has been planted in tropical areas of the western world as well. Both seeds and leaves of neem tree have antiseptic, antiviral, anti-inflammatory, hypotensive and anti-ulcer effects, making them medicinal. चलिए, तो ये विलेज को मतलब नीम को जो है विलेज फार्मेसी इसलिए कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टाइगर्स व्यू अबाउट द ह्यूमन बीइंग्स, हाउ डिड इट चेंज? यानी जो टाइगर था ह्यूमन बीइंग को लेकर के उसके क्या विचार थे, क्या व्यू थे और कैसे वो चेंज हो गए? देखो, द टाइगर्स व्यू अबाउट द ह्यूमन बीइंग वाज वेरी शेकेबल view that when they see a tiger near them with freely not stitched with any type of rope, they feel the fear of getting eaten by the tiger and they start roaming around here and there. They stop their work and run away from that place, and people think that the tiger will kill them and eat them. टाइगर को ये लगता था कि भी ह्यूमन बीइंग तो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, बहुत ही फियरलेस होते हैं, बट इसके ऑपोजिट उसको देखने को मिला। टाइगर ने ये पाया कि जैसे ही वो टाउन के अंदर एंटर हुआ तो लोग उसको देख करके जो है अफरा तफरी करने लगे, इधर उधर भागने लगे, है ना। तो जो है जितने भी लोग काम कर रहे थे उन्होंने अपने काम को जो है छोड़ दिया और वो टाइगर को ये सोच करके देख कर भागने लगे कि शायद टाइगर उनको खा जाएगा,
ठीक है। बट टाइगर थिंक्स इन हिज माइंड दिस आई विल डू व्हेन आई एम हंग्री। लेकिन टाइगर ये सोचता है कि अरे मैं तो तभी किसी को किल करूँगा ना जब मैं भूखा हूँगा। अभी तो मैं भूखा नहीं हूँ और आने वाले कई दिन तक भूखा भी नहीं रहूँगा मैं, मेरा स्टमक फुल है। टाइगर ये भी देखता है कि जो सर्कस में लोग जब आते हैं तो वो जब मैं मतलब सर्कस में मैं प्ले करता हूँ तो लोग मुझे देख करके एंजॉय करते हैं और विदाउट फियर वहाँ पर बैठे रहते हैं। लेकिन जब मैं उन्हीं लोगों के बीच टाउन के अंदर मैंने एंट्री की तो ये लोग मुझे देख करके भागने लगे। तो सोचता था टाइगर के शायद ये जो ह्यूमन बींग्स हैं वो बहुत ही फियरलेस हैं। जब वो उनको सर्कस में देखता था कि ये लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, लेकिन जब वो उन लोगों के बीच उनके टाउन में आया तब उसको एग्जैक्टली पता चला कि भाई हाँ, ह्यूमन बींग्स बहुत ही टिमिड होते हैं। तो इस तरीके से उसका जो विचार था लोगों को लेकर के वो बदल गया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक राजा फेल्ट व्हेन ही हैड टू सिट इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन टू बी ट्रीटेड फॉर अ स्नेक बाइट। आपको क्या लग रहा है कि राजा ने कैसा फील किया होगा जब वो उस ओल्ड मैन के सामने बैठा अपना जो है स्नेक बाइट का क्योर कराने के लिए, है ना। देखो ये पहला चैप्टर है द स्नेक बाइट। स्नेक ने तो बाइट नहीं किया था राजा को, एक मधुमक्खी ने काटा था। लेकिन सब लोगों को लगा कि शायद उसको सांप ने काट लिया है। तो जब राजा को स्नेक बाइट का इलाज कराने के लिए एक ओल्ड मैन के पास ले जाया गया तब उसको क्या लग रहा था। आंसर है राजा को एक बी ने स्टंग किया था, लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स को ये लगा कि शायद उसको एक स्नेक ने काटा है। इसकी वजह से वो लोग उसको एक ओल्ड मैन के पास ले गए जो कि सांप काटे का इलाज करता था। राजा ने एक्सप्लेन करने की कोशिश भी की कि उसको एक सांप ने नहीं काटा है, लेकिन हर कोई उसको चुप करा रहा था, हर कोई बहुत पैनिक था, इसलिए राजा भी घबराहट की वजह से कुछ नहीं बोल पाया। राजा को स्ट्रिक्टली ऑर्डर किया गया उसके ग्रैंडफादर के थ्रू कि तुम चुपचाप बैठे रहो और बिल्कुल भी ओल्ड मैन के मंत्रों में जो है कोई बाधा मत डालो। ओल्ड मैन ने ये भी कहा राजा से कि भाई, राजा से भी कहा कि भाई तुम चुप रहना, ज़्यादा बात मत करना, आवाज़ मत निकालना और मैं तुम्हारा इलाज कर रहा हूँ। उसके बाद जब इलाज हो गया अकॉर्डिंग टू द ओल्ड मैन, तो उसने ग्रैंड पेरेंट्स से बोला कि हाँ, एक बहुत जहरीले सांप ने राजा को काटा था, लेकिन अब वो खतरे से बाहर है, क्योंकि वो लोग राजा को सही टाइम पर ले आए थे। तो बस यही था ये क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है आपका, व्हाट वाज द मैसेज दैट जीजाबाई गॉट एंड व्हाट डिड शी डू इन रिस्पॉन्स। तो देखो क्या मैसेज था जो जीजाबाई के पास पहुंचा और क्या उन्होंने जीजाबाई ने उस मैसेज का रेस्पॉन्स किया। तो यहाँ पर छोटी सी एक बेसिकली कॉन्वर्सेशन है। अटेंडेंट ने बोला कि रानी साहिबा, वहाँ पर 3 होली मैन आए हैं गेट के बाहर और वो आपसे मिलना चाहते हैं। जीजाबाई ने कहा कि वेयर डू दे कम फ्रॉम, वो लोग कहाँ से आए हैं। तो अटेंडेंट ने बोला कि शायद वो लोग नॉर्थ से आए हैं और वो कहते हैं कि वो बैरागी साधु हैं। तो जीजाबाई ने बोला कि उन्हें क्या काम हो सकता है मुझसे। तो अटेंडेंट ने कहा कि शायद वो लोग आपसे भिक्षा मांगने आए हैं, उन्होंने शायद आपके दानी होने के बारे में सुना होगा कि आप बहुत दानी हैं। वो बहुत ही गरीब लोग हैं जिन्होंने बहुत ही रैग्स मतलब फटे चितड़े पहने हुए हैं और उनके जो सिर हैं वो मुंडे हुए हैं और उनके जो हाथ हैं और उनके जो फेसेस हैं वो पेंट हुए हैं ग्रे और एशेस से, है ना। तो जीजाबाई ने कहा कि शायद वो लोग होली मैन हैं और वो जो है बहुत ही दूर से मुझसे मिलने आए हैं, तो मैं उन्हें मना नहीं कर सकती, मुझे उनका आशीर्वाद चाहिए, तो उन लोगों को अंदर आने दो, ठीक है। तो ये मैसेज जीजाबाई को मिला था, अटेंडेंट ने ये सारी बातें बताई और जीजाबाई ने ये रिस्पॉन्स किया कि भाई हाँ, उनको ले आओ। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड द टाइगर थिंक अबाउट ह्यूमन बींग्स बिहेवियर व्हेन ही एंटर्ड द टाउन, व्हाट डिड ही वांट टू टेल देम। देखो फिर से टाइगर कम्स टू टाउन चैप्टर से लिया गया है। क्वेश्चन लगभग वही है, थोड़ा सा अलग है बस उससे, कि भाई टाइगर क्या सोचता था ह्यूमन बींग्स के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में जब वो टाउन में एंटर हुआ और वो उन लोगों को क्या बताना चाहता था। तो देखो टाइगर के जो व्यू थे ह्यूमन बींग के बारे में बहुत ही शोकेबल थे। उनको लगता था कि ये लोग बहुत मतलब ब्रेव हैं। लेकिन जब टाइगर उन लोगों के बीच टाउन में आया, उसने रोमिंग करना शुरू किया इधर उधर, तो वो लोग देख करके सेफ जगह पर सब लोग भागने लगे। उनको लग रहा था कि टाइगर उनको किल करेगा और ईट कर लेगा, लेकिन टाइगर सोच रहा था कि मेरा पेट अभी भरा हुआ है, मैं तो केवल हंग्री होने पर ही अटैक करता हूँ, लेकिन अभी मेरा स्टमक काफ़ी फुल है, ठीक है। तो बस यही सारा था इसमें कि कुछ लोगों ने खुद को जो है रेस्टोरेंट के अंदर लॉक कर लिया, कुछ लोगों ने अपना शटर डाउन कर लिया और जो लोग कॉफ़ी पी रहे थे वो भी डर के इधर भागने लगे। जो हेडमास्टर थे उन्होंने खुद को एटिक पर चढ़ा लिया और बस यही था इस क्वेश्चन में। सो यहाँ पर हमारी इस वीडियो का होता है एंड और
अंत तक बने के रहने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये पूरी PDF PPT मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, उसको भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट और यूजफुल वीडियोज़ की प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, लाइक सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, यानी जो आपका ग्रामर सेक्शन है उसमें जो आपके फॉर्मेट हैं सभी चीज़ों के, वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। चैप्टर्स की वीडियोज़ के भी दे दूँगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लर्न इंग्लिश चैनल पर जाओ भाई जल्दी से, वहाँ पर आप सभी चैप्टर्स की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझ सकते हैं। अगर आपको अपना पूरा चैप्टर सॉल्व हुआ समझ में आ गया हो तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती हो तो कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना, शेयर ज़रूर से कर देना ताकि दूसरे बच्चों की भी हेल्प हो। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। NIS बोर्ड की सभी छोटी बड़ी अपडेट्स आपको यहाँ से मिलती रहेंगी। मुझे यही उम्मीद है कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करिए। उसके लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऐप पर आपको प्रीवियस ईयर विद सॉल्यूशन भी मिल जाते हैं। अगर आपका कोई भाई बहन रिलेटिव अक्टूबर 2024 में एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए इस नंबर को सेव कर लें। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप हमसे जो है एडमिशन रिगार्डिंग सारी जानकारी ले सकते हैं। ये नंबर PSC NIS के नाम से अपने फ़ोन में सेव करके रखें। अगर NIS बोर्ड की कोई अदर क्वेरी भी हो आपके मन में तो भी आप पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।